स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले फिजिक्स का चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। यहाँ पे क्या होगा, एक चीज मोस्टली आपको समझने की, पेपर का टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो क्या करना है आपको, आपको पता है कि टोटल क्वेश्चन क्या आते हैं, टोटल क्वेश्चन क्या आते हैं, फॉर्मूला बेस ही आते हैं। अब तो क्या आते हैं, ज्यादा डार्कली आपको थ्योरी थ्योरी में नहीं जाना। मेरा कहने का मीन्स ये है कि थ्योरी पढ़ पढ़ के अपना टाइम बेस्ट जो वेस्ट करेंगे, खराब करेंगे, उसे मत करना। क्या करना है आपको, फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, उनके लगाने का तरीका, कॉन्सेप्ट का तरीका, किस तरह से अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू को, वो आना चाहिए। ठीक है, बस इतना करना है और मैं बताता हूँ मोस्टली कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल बताऊंगा, कॉन्सेप्ट तो टोटल बताऊंगा जितने भी आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बस क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्मूला आना चाहिए, याद होना चाहिए, उसे अप्लाई करना आना चाहिए, बस। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अब नहीं आते। देखो क्या होगा, यहाँ पे गतिमान आवेश बोला है। अब क्या है, सीधी सी बात है, गतिमान आवेश। अब खुद सोचो कि अगर कोई गति करेगा तो कहीं ना कहीं तो करेगा ना किसी माध्यम में तो करेगा। तो यहाँ पे मोस्टली बात चलने वाली है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, किसकी बात चलने वाली है, चुंबकीय क्षेत्र की बात चलने वाली है। अब क्या है, एनसीईआरटी का फ्लो क्या है, एनसीईआरटी का फ्लो जो अजीब सा दे रखा है, अजीब सा मीन्स कुछ अलग से दे रखा है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले बायो सेवर्ट को पढ़ेंगे। राइट, बायो सेवर्ट को पढ़ने से क्या होगा, हमें चुंबकीय क्षेत्र की कोई नॉलेज होगी, उसके बाद नॉलेज से फिर अगले कॉन्सेप्ट करेंगे, तब समझ में आएगा। राइट, तो पहले करने वाले हम क्या, बायो सेवर्ट। तो मैं मोस्टली क्या है, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र। जिस तरह से वैद्युत क्षेत्र था, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, उसमें भी बल लगता है, इसमें भी बल लगेगा, लेकिन बल लगने की कंडीशन अलग अलग होंगी, वो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। राइट, तो पहले पढ़ेंगे हम वायो सेवर्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, वायो सेवर्ट, सेवर्ट का नियम। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं हम किसकी, वायो सेवर्ट के नियम से। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बायो सावर्ट का नियम। मैंने बोला कि ज्यादा थियोरिकल में नहीं जाना, आपको क्या होना चाहिए, एकदम से परफेक्टली उसका आना चाहिए फॉर्मूला। अब माना हमने क्या है, एक तार है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक तार है। ठीक है, क्या है हमारा, एक तार है। तार से माना हमने यहाँ पे, ठीक है, ये तार है ना, इस टाइप से समझो इसे, ये हमारा तार है। इसके किसी भी साइड में, किसी भी डायरेक्शन में, चारों तरफ कहीं पे भी हम क्या याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र को। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना, एक चीज आपको बताया कि आवेश वैद्युत क्षेत्र में क्या था, वैद्युत क्षेत्र में आवेश रखा हुआ था, और उस आवेश की वजह से क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, उस आवेश की वजह से किरणें निकल रही थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, वैद्युत क्षेत्र हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या कंडीशन होती है, जब एक आवेश रुका हुआ होता है, क्या होता है, रुका हुआ होता है, एक जगह स्थिर होता है, तो उसकी वजह से जो उत्पन्न होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र। जब आवेश गति करता है तो उसकी उसकी वजह से चारों तरफ उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ आ गई होगी शायद, कि आवेश क्या है, एक जगह स्थिर है, तो उसकी वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन आवेश जब फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो उसकी वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबक क्षेत्र। ठीक है, यही वायस सवर्ट ने बताया, दोनों को कॉरिलेशन करके इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे, एक हमारा, और ध्यान रखना ऐसे वैसे जो बनाते हैं तार को, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने सीधा बना दिया, कैसे बना सकते हो, मतलब हमें तार से वायर से। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो माना यहाँ पे मैं निकालना चाह रही हूँ, यहाँ पे कि इतना, यहाँ पे क्या होगा चुंबक क्षेत्र, तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखा, इस पॉइंट पे पी पे डिफाइन करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है, इसकी इस तार से डिस्टेंस भी होगी, कुछ होगी ना। यहाँ पे क्या है, ये एंगल थीटा भी बनाता होगा, इसमें धारा भी तो वेरी होगी, धारा भी वेरी होगी। आई, मैंने देखा पहले कि मैं इस बस इतने छोटे की वजह से, बस इतने के कारण चुंबक क्षेत्र देखता हूँ कितना होगा। बात समझ आ रही है, इतने पूरे तार की वजह से नहीं देख रहा। आपको पता है ना, जब हम कोई चीज लेते हैं तो पहले क्या कर लेते हैं, कम लेके टेस्ट कर लेते हैं, फिर अच्छी लगती है तो और लेते हैं। बिल्कुल सेम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, छोटे तार से डिफाइन कर लेंगे, फिर कंप्लीट से कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पे छोटे तार, इतने तार की लेंथ की वजह से हम क्या यहाँ पे क्या ज्ञात करने वाले हैं, क्या, चुंबक क्षेत्र। तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने बोला, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना भी कम नहीं कि बिल्कुल नहीं पता हो, पता होना चाहिए, इतना भी कम नहीं पता होना चाहिए कि बिल्कुल समझ में नहीं आए कि क्या लिखा है, इतना तो आना चाहिए। तो इसका वाई सेवर्ट का नियम क्या होता है, वी नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो सेवर्ट का नियम है। अब बायो सेवर्ट का नियम बताओ, बायो सेवर्ट का नियम ये है, ये है ना। तो बायो सेवर्ट ने किस पे दिया, एक अल्प
बात समझ आ रही है? बायो सेवर्ट का नियम किस पे, क्योंकि एक बार यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि बायो सेवर्ट का जो नियम लगाया जाता है वो क्या अल्प उस पे लगाया जाता है, अल्प लंबाई पे? हाँ सीधी सी बात है, बायो सेवर्ट के नियम में कंप्लीट लंबाई कहाँ दिख रही है आपको? दिख रही है कोई? नहीं ना, तो ये अल्प पे ही लगाया जाता है बायो सेवर्ट का नियम, अल्प पे। फिर इसके अनुप्रयोग कैसे कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई ना? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो था इसका नॉर्मल फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या देखने वाले, अब देखने वाले इसकी कंडीशन, टर्म और कंडीशन क्या होगी। क्या अगर मैं इसकी तार की अक्ष पे देखूं, एक्सिस पे देखूं, तो क्या बल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इन चीजों को हम देखने वाले हैं। किसे देखने वाले हैं? अब कंडीशन देखने वाले हैं। अब ध्यान रखना कि वैसे मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि तार पे, तार के अंदर या तार में, ठीक है, तार पे कहीं पे भी जो वायर चालक है उस पे कहीं पे भी चुंबक क्षेत्र नहीं होता, उसके बाहर होता है। क्या होता है? उसके बाहर होता है। इस पे तार पे कहीं पे भी नहीं होगा, ना इसके अंदर होगा। ठीक है, अंदर क्या होगा? अंदर होगा वैद्युत क्षेत्र। ध्यान रखना, ध्यान रखना इस चीज को कि हमारा ये वायर है, क्या है हमारा? एक वायर है। तो अंदर क्या होता है हमारा? अंदर होता है ई और बाहर होता है वी। ठीक है, पॉइंट को याद रखना। समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे इसकी एक्सिस पे रखा हुआ है, यहाँ पे एंगल किससे ले रहे हैं? देखो एंगल हम तार की, इसकी वायर की एक्सिस से तो ले रहे हैं, इस पॉइंट का। नहीं समझ आया? यहाँ पे जो एंगल है क्या है? इसकी तार की एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का एंगल है। अगर मैं इस पॉइंट को इस पे रख दूं, कंडीशन समझना, कंडीशन से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। ठीक है, कंडीशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको उठा के पॉइंट पे यहाँ पे निकालना चाहूं, तो बताइए एंगल कितना हो जाएगा? एंगल कितना होगा? जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। जीरो नहीं हो जाएगा? अरे एक्सिस पे आ गया। एक बात बताइए, ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस है ना? अगर एक्सिस से बाहर कहीं पे भी तो एंगल बनाएगा पॉइंट। अगर एक्सिस पे आ गया तो एंगल कितना हो जाता है? आपने पढ़ा नहीं है कि एक्स एक्सिस पे है वो, तो एक्स एक्सिस पे होगा तो एंगल कितना होगा? जीरो होगा, सीधी सी बात है। एंगल जीरो होगा ना? खुद समझो यहाँ पे। तो कंडीशन पढ़े हम, इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या, कि अगर क्या है, तार की या वायर की या चालक की अक्ष पर है, चालक की कहां पे? चालक के अक्ष पर। ठीक है, चालक के अक्ष पर है, चालक के अक्ष पर है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? थीटा आपको पता है, जीरो होगा। जीरो होगा, अक्ष पे है ना, तो कितना हो जाएगा? जीरो होगा। और जीरो आपको पता है, जब जीरो लगाएंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तो साइन जीरो का मान कितना होता है? साइन जीरो का मान जीरो होता है। तो क्या होगा? चुंबक क्षेत्र देखो कितना है। हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे लेंथ स्मॉल ले रहे हैं तो चुंबक क्षेत्र भी क्या आएगा? स्मॉल ही आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर है। अब आप जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल जीरो हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मीन्स इसकी एक्सेस पे, एक्सेस का मीन्स होता है तार के ऊपर, तार के ऊपर मान लो, सिंपल सी बात है, तार के ऊपर या तार की एक्सेस पे जो चुंबक क्षेत्र होता है, चुंबक क्षेत्र होता है हमारा जीरो। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि इसके अंदर या इसके ऊपर कहीं पे भी नहीं होता, इससे बाहर होता है। पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट तो क्लियर है ना? अब देखो क्या होगा, ये पॉइंट क्लियर है, तो सीधी सी बात है, ये हमारा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये समझ जाओगा। अब बढ़ने से क्या बढ़ेगा, घटने से क्या बढ़ेगा, घटेगा, ये तो आपको पता है। जो व्युत्क्रमवादी होते हैं है, तो उनके बढ़ने से घटता है। जैसे यहाँ पे आर बढ़ा दिया आपने, तो क्या होगा? वी कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमवादी है। यहाँ पे आई बढ़ाओगे तब भी क्या होगा? अनुक्रमवादी है, बढ़ेगा। एल बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा। थीटा, थीटा आपको टर्म और कंडीशन से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जीरो पे, क्योंकि हाँ ये भी चीज समझ लो, क्योंकि बहुत से बच्चों की मिस्टेक यहीं पे होती है। अब थीटा के बढ़ने से बढ़ेगा या घटेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि नीट में कभी कभी क्या होता है, हार्ड नहीं पूछता, हार्ड नहीं पूछता, लेकिन सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब बताइए, थीटा के बढ़ने से बढ़ेगा या थीटा के घटने से घटेगा, ये पूछ लिया उसने, तो सोचो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जीरो है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 30 है। यहाँ पे 45, यहाँ पे कितना है? √3/2। यहाँ पे कितना है? नहीं, यहाँ पे 43/2, हाँ उसका उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, फिर क्या आएगा? 60 आएगा, फिर 90 आएगा। राइट, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एंगल लिए हमने। अब आपको पता है साइन 30 का मान कितना? जीरो का मान देखो जीरो होता है, जीरो का मान जीरो होता है, इसलिए बता रहे हूँ, जहाँ पे आपको कोस या साइन अप्लाई करना पड़े तो आपको पता रहे कि किसका किसका एंगल बढ़ने से बढ़ेगा, किसका एंगल घटने से उसकी वैल्यू घटेगी। यहाँ पे देखो जीरो का मान जीरो हुआ, इसका मान होता है 1/2, 1/2 होता है, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है √3/2, और इसका मान होता है 1। तो क्या होता है देखो,
यहाँ पे एक चीज डायरेक्टली आप करके देख सकते हैं, जब 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। फिर यहाँ पे आपको पता है √2 की वैल्यू लगा के डिवाइड करोगे और √3 की वैल्यू 1.7 लगा के 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इनकी वैल्यू देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई और 0 से इंक्रीज होकर कहां पे जा रही है 1 तक जा रही है, तो इसका मींस वैल्यू बढ़ रही है। अरे इसे तो डिवाइड करके आप देख ही सकते हो ना, आपको सबको पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 से 1 को √2 की वैल्यू से भाग करोगे खुद वैल्यू आ जाएगी कितनी है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 को 2 से भाग करोगे 0.5 आएगा ना, इसी तरह से √2 की वैल्यू लगा के आप 1 को भाग करोगे वैल्यू आ जाएगी, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मीन्स साइन अगर कहीं है उसका एंगल आप बढ़ाएंगे यहां तक 90 तक, तो क्या होगा उसकी वैल्यू बढ़ती है, कहां तक 90 तक बढ़ती है। कोस में उल्टा हो जाता है, कोस अगर यहाँ पे क्या होगा आप इंक्रीज करेंगे तो कोस में क्या होता है उल्टी वैल्यू होती है ना, तो उसमें घटता है। ये पॉइंट आपको समझाने वाला है, कभी बाई चांस उससे पूछ लिया तो पता होना चाहिए, समझ आ गया ना। साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहला पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। एक पॉइंट और भी है, किसके लिए यूज किया गया, देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, छोटे अल्प लंबाई के लिए यूज किया गया, क्योंकि अगर कंप्लीट के लिए होता तो कंप्लीट के लिए बताता। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं इसके वायो-सैवर्ट के नियम के जो अनुप्रयोग है, क्या है जिसके अनुप्रयोग है उसे समझने वाले हैं, क्योंकि अनुप्रयोग से सीधी बात है मोस्टली अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे करने वाले वायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपको अच्छे से सीखने हैं, कुछ अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट है, जैसे 12th से कुछ हटके भी है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। 12th लेवल में क्या है हम ऐसे कर ही लेते हैं, मोस्टली सिंपल वाले पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी की बुक किसी एक एग्जाम के लिए नहीं बनी है, एनसीईआरटी की बुक सभी एग्जाम के लिए बनी है। आपको पता है 6 क्लास की एनसीईआरटी 6 क्लास में भी पढ़ी जाती है और यूपीएससी में भी पढ़ी जाती है ना। 12th क्लास की एनसीईआरटी बोर्ड के एग्जाम के लिए भी पढ़ी जाती है, आईआईटी के लिए भी पढ़ी जाती है, तो समझ आ रही है। एनसीईआरटी की बुक किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है बल्कि सभी एग्जामों के लिए बनी है। तो यहाँ पे क्या है, तो बोर्ड जब हम कोई भी टीचर में या कोई भी टीचर जब पढ़ाते हैं तो बोर्ड को पढ़ाते हैं, तो उसको बोर्ड लेवल से पढ़ाते हैं, नीट को पढ़ाते हैं तो नीट लेवल से पढ़ाते हैं कि वो ऑल इन बने। बात समझ आ रही है। तो हम यहाँ लेकिन 12th जो है अच्छा होगा तो समझ में आ जाएगा। तो करने वाले हैं पहले क्या हम करने वाले हैं वायो-सैवर्ट के अनुप्रयोग। क्या करने वाले हैं, अनुप्रयोग। यहाँ पे देखो अनुप्रयोग, पहले क्या करते हैं हम, आपको पता है अनुप्रयोग में कुंडली वाला करते हैं ना, कुंडली वाला करते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक कुंडली है, क्या है हमारे पास कुंडली है, ये तो आपने 12th में ही पढ़ा होगा, इसका सेंटर ओ है, इसकी रेडियस कुंडली तो आप जानते हैं, जैसे आपका रिंग होती है ना, एक छल्ला होता है वो, तो यहाँ पे रेडियस कितनी है आर है, और इसमें क्या फ्लो हो रही है, एक धारा फ्लो हो रही है, राइट। कोई दिक्कत। यहाँ पे वायो-सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करने वाले हैं, माइंड लगाओ, वायो-सैवर्ट के नियम का अगर अनुप्रयोग करना है, मतलब वायो-सैवर्ट का अगर यूज करना है, तो वायो-सैवर्ट का यूज क्या करते हैं, क्या कंप्लीट के लिए करते हैं, नहीं ना, किसके लिए करते हैं, छोटे खंड के लिए। इसका मतलब पहले छोटे खंड में देखना पड़ेगा, वायो-सैवर्ट का रूल है ये। बात समझ आ रही है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि वायो-सैवर्ट को अगर यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको खंड छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले छोटे से खंड से निकाल देते हैं, हम किससे निकालते हैं आपको पता है, किससे निकालते हैं, डेल्टा एल से निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है वायो-सैवर्ट का नियम डेल्टा एल पे ही लागू होता है, तो इससे निकाल। बात समझ आ रही है ना, क्या है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो ये पॉइंट हम देख रहे हैं क्या, कि ये जो एंगल बनाएगा वो 90 बनाएगा। कैसा बनाएगा 90, जैसे मान लो कुंडली की एक्सिस है ना, कुंडली की एक्सिस है, यहाँ पे क्या है जस्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो क्या हुआ इनके बीच कितना एंगल है, कुंडली की एक्सिस तो आप जानते हैं इसके सेंटर से ऐसे जाती है होगी, तो ये कुंडली की एक्सिस होगी। जैसे माना कुंडली मैंने ऐसे रखी है ना कुंडली, अब उसका सेंटर ऐसे है तो उसकी एक्सिस ऐसे जाएगी ऊपर को, जाएगी ना। अब कुंडली का जो पॉइंट यहाँ पे निकालने को ऐसे, तो दोनों में कितना एंगल हुआ 90 एंगल हुआ, 90 एंगल हुआ ना। तो पहले देखो अच्छे से यूज करेंगे इसको वायो-सैवर्ट का, हमें पता है वायो-सैवर्ट का नियम ये डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पता है ना आपको, हमने कर लिया। अब यहाँ पे इसे यूज कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एंगल जो हुआ है एक्सिस का और इसका वो कितना हुआ है 90 हुआ है। हम अब देखो ये तो था नॉर्मल फॉर्मूला वायो-सैवर्ट का, हम इसका यूज कर रहे हैं, कैसे करें, देखो अब इस कंडीशन पे यूज करेंगे, कंडीशन तो समझ में आ गई, डेल्टा एल तो लेना पड़ेगा अगर इसका यूज करना है तो। अब कंडीशन समझ में आ गई, देखो वायो-सैवर्ट में तो थीटा था, यहाँ पे कितना है 90 है ना, तो जब इस पे यूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना सब चीज को। अब तो क्या होगा यहाँ पे 90 ले लेंगे, जब जैसे ही हम 90 लेंगे यहाँ पे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि नीट का पेपर टफ नहीं आता लेकिन कॉन्सेप्ट बेस आता है,
ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 90 लोगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला हमारा ये निकल के आया है इसका, कुंडली के लिए। इसके लिए कुंडली के। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, यहाँ पे कुंडली के लिए फॉर्मूला आया निकल के। अब देखो क्या है, हमने छोटी सी इसके एक खंड के लिए लिया था, हमें चाहिए पूरी कुंडली के लिए। हमें क्या चाहिए? हम देख रहे हैं कि पूरी कुंडली में जो धारा बह रही है यहाँ पे, तो वो सेंटर पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। बात समझ आ रही है? ध्यान रखना, एक होता है हमारा पेच का नियम। पेच का नियम ध्यान रखना, वो कुंडली के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कुंडली पढ़ा रही हो तो मैं बता देता हूँ। पेच का नियम ये होता है, हमारा राइट हैंड पेच का नियम ये होता है। ठीक है, अगर क्या होगा, देखो क्या होगा, धारा अगर सर्कुलर है, धारा क्या है, सर्कुलर, तो चुंबक क्षेत्र इस तरह से होगा, अंगूठे की साइड ऊपर होगा। अगर धारा क्या है, स्ट्रेट है, तो चुंबक क्षेत्र क्या होगा, सर्कुलर होगा। ये बात ध्यान रखना। बात समझ आ रही है ना? अब अंगूठा की साइड लेना, जैसे मान लो वायर है, वायर ऐसे ऐसे वायर, ऐसे ना वायर, तो वायर माना हमने, क्योंकि ये वायर पे भी यूज होता है, कुंडली पे, दोनों के लिए यूज होगा ना, सर्कुलर के लिए यूज होगा और स्ट्रेट लाइन के लिए भी यूज होगा। वायर स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, बस क्या होगा कि इनमें क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशाएं बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो वायर, धारा इस साइड जा रही है ना। अब देखो धारा क्या है, ऐसे समझो इसको, अगर एक इस पे है तो दूसरा इस पे होगा, बस इतना याद रखना। अब धारा ऐसे लगाओ, इसको लगाया हमने, ठीक है, तो धारा क्या, देखो उस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, चुंबक क्षेत्र इसके सर्कुलर गोल गोल होगा। बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, ये डायरेक्शन है इसकी, तो धारा की डायरेक्शन अगर सर्कुलर है तो स्ट्रेट होगा। बात समझ आ रही है? ये पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम इसका यूज देखो करेंगे यहाँ पे भी यूज इसका, तो ये पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये तो आपको पता चल गया ना, अब कंप्लीट के लिए करना है। अब कंप्लीट मानो कि अगर 2 मीटर है, तो यहाँ पे लेंथ 2 मीटर लगानी पड़ेगी। 10 मीटर है, 10 मीटर लगानी पड़ेगी। क्या आपको पता है, उसकी लेंथ लगाएंगे जिसमें धारा बह रही है। धारा किसमें बह रही है, इसकी पूरी परिधि में, तो लेंथ किसकी लगाएंगे हम, परिधि की। और आपको पता है इसकी परिधि क्या होगी, 2πr, सिंपल, ठीक है। तो कंप्लीट के लिए आपको पता भी है, क्या कर देते हैं, ये तो 12th में भी सीखा आपने, क्या कर दो, बस इसको ऐसे कर दो, नो टेंशन, ठीक है। आई डेल्टा एल और आर स्क्वायर, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको पता है, ऐसे तो लिखना जानते हो ना। समाकलन में यही काम करते हैं कि डेल्टा को हटा देते हैं, ये तो पता है ना आपको, और वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट और 4π आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। आपको पता है इनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता, जिनपे डी या डेल्टा ना लगा हो, आपको पता है ना, डी का भी यूज कर लेते हैं हम स्मॉल के लिए और डेल्टा का भी। तो यहाँ पे बस इनका कॉरिलेशन किससे होता है, कॉरिलेशन होता है डेल्टा एल या डी वालों से, छोटे वालों से होता है। तो बाकी को तो बाहर कर लेते हैं, बस उनके साथ इसको लिख देते हैं। अब आपको पता है इसकी लेंथ ओवरऑल कितनी है, ओवरऑल 2πr है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, म्यू अपॉन 4π होगा, और यहाँ पे आई होगा, आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 2πr होगा, 2πr होगा। बात समझ आ रही है? आपको पता है सीधी बात है, आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनली, फाइनली क्या बचेगा, देखो म्यू बचा, वी नॉट तो ऊपर बचा हुआ है हमारा, 2 से कैंसिल हुआ, 2 बचा ना, 2 बचा ना, पाई से तो पाई कैंसिल, ऊपर क्या बचा, आई बचा हमारा। अब देखो यहाँ पे ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, आई तो बचा है बस ओनली, तो आई हमारा बचा हुआ है, मी नॉट बचा हुआ है ऊपर। नीचे क्या बचा हुआ है, देखो 2 बचा हुआ है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ, बाकी तो कुछ नहीं बचा ना, बाकी कुछ नहीं बचा। तो सीधी बात है, ये किसके लिए है, 1 बना देता हूँ, 1 का मीन्स होता है एक चक्कर के लिए, ये एक चक्कर अगर करता है तो, अगर उसमें एन फेरे, क्या है, एन फेरे, तो एन फेरे के लिए क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने, सी बात है। मैंने, मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको सब कॉन्सेप्ट बता दूं, किस किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अप्लाई क्या करना है, अप्लाई तो आपको पता है, बस क्या करना है, वैल्यू उठा के रखनी तो है, वैल्यू उठा के रखनी है। यहाँ पे देखो ये 1 पे एक फेरे के लिए, अगर मान लिया इसमें एक फेरा नहीं होके 100 फेरे, 200 फेरे, 500 फेरे, तो जितने फेरों की संख्या आप यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या करेंगे, बस ओनली एन फेरों के लिए क्या होता है, एन फेरों के लिए आप क्या करेंगे, तो 1 सिंगल फेरे के लिए यहाँ पे वी एन कर देता हूँ, इसका मीन्स एन फेरों के लिए बस क्या करेंगे, एन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना, म्यू आई अपॉन 2 आर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आर होता है, 2 आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अगर कॉरिलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सीधी बात है, 1 फेरे में और एन फेरों में अगर कॉरिलेशन निकालना चाहें तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, v1 की। तो सीधी बात है, यहाँ पे vn इज इक्वल टू n इंटू v1, इतने। हाँ, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो उसका मन करता है,
ऐसे घुमा फिरा के बस क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। आपको तो बस आना चाहिए कंप्यूटर से, बात समझ आ गई। अब इसको, ये तो था हमारा नॉर्मल कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन दे रखी है, ये तो था किसका, लेंथ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग। ऐसे क्वेश्चन क्या होगा आपको पता है, इसमें क्या करेगा देखो, या तो उसने माना कि एक फेरे के लिए दे दिया, तो एन फेरे के लिए पूछा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दिक्कत ही खत्म, कर लेंगे ना, कर लेंगे, सीधी सी बात है। और माना कि जनरली अगर उसने पूछा तो जनरली तो आप निकाल लेंगे। अब एक कंडीशन बनती है, एक स्पेशल कंडीशन भी तो बनती है ना कुछ स्पेशल वाली। स्पेशल कंडीशन कैसे बनती है, एंगल के अकॉर्डिंग। देखो इसको मैं एंगल के अकॉर्डिंग अब कन्वर्ट करने वाला हूं, किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग देखें, एंगल के अकॉर्डिंग देखना इसे ध्यान से, ठीक है। ये तो थी इसकी नॉर्मल कंडीशन, यहां तक नॉर्मल कंडीशन पढ़ी हमने। अब कुछ इसकी स्पेशल कंडीशन पढ़ लेते हैं क्या होती है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, हमें क्या करना है, ये कुंडली है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, कुंडली है। अब कुंडली अगर कंप्लीट परिधि कितना एंगल बनाती है, इस पे सेंटर पे 360 बनाती है ना, 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई। मैंने बोला हम किसकी कंडीशन में करने वाले हैं, एंगल की। यहाँ पे क्या करा था, दूरी की कंडीशन में करा था ना, कि परिधि दूरी की। अब हम एंगल की कंडीशन में कैसे करेंगे, देखो इसी फॉर्मूले को हम एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, किसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को। जैसे हमने क्या लगाया था, हमने लगाया था यहाँ पे, ध्यान रखना, ये मैं थीटा बना देता हूँ, एंगल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, अब इसको थीटा बना देता हूँ। तो क्या होगा, हमने मान लिया ये है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये मी नोट था, 4 पाई था, ध्यान सुनना, इसे आई था हमारे पास, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है ना। यहाँ पे हमारे पास आर का स्क्वायर था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, हमारे पास था यहाँ पे ये लगाया था ना हमने डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल लगाया था ऐसे। अब डेल्टा एल हो गया। अब देखो क्या है, हमने डेल्टा एल की जगह क्या कन्वर्ट किया था, आपको पता है ना, क्या किया था, परिधि की लेंथ लगाई थी। अब परिधि की लेंथ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अब इसे एंगल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि वो कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हो गया आई, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने लगाया था इसकी जगह 2 पाई आर, ये लगाया था ना, नीचे क्या था हमारा आर स्क्वायर। अगर मैं इस आर से इस आर को कैंसिल कर दूं, इस घात को, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर क्या है हमारा आई, और नीचे क्या है हमारा आर, और यहाँ पे क्या है हमारा थीटा, सिंपल, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन में, थीटा की कंडीशन में, किसकी कंडीशन में बना दिया हमने, थीटा की कंडीशन में। जो भी एंगल होगा आप लगा देंगे। जैसे मान लिया उसने फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया कि हमारे पास इस तरह से कोई वायर है, मतलब कुंडली का एक पार्ट है, और वायर भी बोल देता है कि वायर को मोड़ दिया, उसकी रेडियस इतनी है, क्योंकि उसे तो क्या करना है, घुमा फिरा के देना है क्वेश्चन को। तो क्या करना है, जैसे मान लिया यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से उसने दे दिया कि उसने मुझे अब बताइए आप, अब बताइए कि आप, यहाँ पे क्या है 60 बोला है उसने, क्या बोला है 60। अब इसने बोला है कि यहाँ पे धारा आई फ्लो हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो। अब बताइए कि इसके सेंटर पे क्या होगा, चुंबक क्षेत्र का मान कितना होगा। तो हम ये तो यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ये तो यूज नहीं करेंगे, ये तो कंप्लीट कंप्लीट कुंडली के लिए आता है। किसका यूज करेंगे हम, इसका यूज करेंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है ना, एंगल के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे हम, आपको पता है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान रखना, मैं बता भी रहा हूँ, और उसके कॉन्सेप्ट तो सॉल्व मैं इसीलिए तो कराता हूँ, कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कराता हूँ, जो हार्ड लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं साथ साथ कराता हूँ इसीलिए। यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूले का यूज करना आपको, ये अब मैंने इसीलिए थीटा लिखा हुआ है, थीटा वाले का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वी थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है म्यू अपॉन क्या होगा, म्यू अपॉन अपना 4 पाई है, कोई दिक्कत नहीं, आई है अपना, कोई भी दिक्कत नहीं, आर है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप लगाएंगे जितना भी एंगल दिया होगा, एंगल 60 दिया है, कितना दिया है 60 दिया है, इसको काय में कन्वर्ट करेंगे हम, काय में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करना हमें पाई में, पाई में कन्वर्ट करना है, आपको पता है सिंपल सी बात है कि हमारे पास 60 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हमें इसे करना है तो क्या होगा, पाई से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और क्या कर देंगे हम यहाँ पे 360 से नहीं सॉरी 180 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 180 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ रही है। अगर हमें क्या होगा, पाई को कन्वर्ट करना होगा किसमें, अंश में, तो हम उल्टा कर देते हैं। ये बात छोटी सी बात है लेकिन कभी कभी बहुत काम करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जीरो से क्या हुआ, जीरो कैंसिल हो गया, क्षत्रिय कितना हो गया 18। चाहते तो डायरेक्ट लिख देता पाई बाई 3, लेकिन बताना भी तो कभी कंफ्यूज हो जाओगा। तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप 60, या फिर इसकी वैल्यू अगर पाई में देखो तो कितना है पाई बाई 3। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, पाई बाई 3, पाई से क्या हो गया पाई कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा, देखो क्या किसके लिए यूज कर रहे हैं हम,
60 के लिए, तो अब हम एंगल लिख देंगे जिसके लिए भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंगल कितने कितने के लिए यूज कर रहे हैं, 60 के लिए। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो क्या बचा हमारा, म्यू बचा, यहाँ पे आई बचा, आई बचा ना, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 4 3 कितना होता है 12, 4 3 कितना होता है 12। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या बचा हमारा, अब आर बचा है, आर बचा है ना। अब देखो क्या है, ये हमारा 60 के लिए आया। अब अगर उसे और कोरिलेट करके पूछ रहा है, वो अगर ये पूछ ले कि कंप्लीट परिधि, ये हमारा कंप्लीट के लिए कुंडली के लिए ये था और 60 के लिए ये था, तो बता दोनों का रेशियो क्या होगा। नहीं बात समझ में आई, कंप्लीट के लिए क्या है और, तो रेशियो अगर पूछेगा तो क्या करेंगे आप, डिवाइड, ये तो आप जानते हैं डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा भी वो पूछ लेता। अगर फॉर एग्जांपल दूसरे तरीके से मैं पूछूं कि एक वो कंप्लीट कुंडली और 60 वाले में क्या कोरिलेशन होगा, तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, नोट लगा लो यहाँ पे, ठीक। ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, कंप्लीट कुंडली की, और ये किसकी है, ये तो इसके लिए आई है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, V60 इज इक्वल टू क्या, V है V1 एंड, लिख सकता हूं कि नहीं, ये कोरिलेशन आने चाहिए। जिसके ये कोरिलेशन क्लियर है ना, वो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी उसे, ठीक है। एग्जाम में यही करता है वो, उसको उससे जोड़ना, उसको जोड़ना, उससे उससे कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो बात समझ आ गई, तो इनके बीच कोरिलेशन आ गया। आप कोई भी एंगल देगा आपको कर देना, कंप्लीट के लिए आप जानते हैं, एनफोर के लिए आप जानते हैं। कुंडली से इतनी तरह के वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहां तक तो समझ आ गया ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखना जितने भी कॉन्सेप्ट में सिखा रही हूँ, ठीक है, बस क्या करना, आप इनके क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, क्वेश्चन लगा कर लेना, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हम सीखने वाले हैं क्या, कि जो चैप्टर का नेम है गतिमान आवेश। अब यहाँ पे गति करेगा आवेश। अब आवेश गति कहाँ पे करेगा, सीधी बात है, ये भी तो है ना। तो मैंने तो आपको पता है इस चैप्टर में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, नाम चैप्टर क्या है, गतिमान आवेश। लेकिन ये तो उसने बोला नहीं कहाँ पे गति, आप करेंगे तो कहीं ना कहीं तो गति करेंगे ना, पानी में गति कर रहे हैं, वायु में गति कर रहे हैं, कहाँ पे गति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करेंगे ना, माध्यम तो चाहिए। तो यहाँ पे गति जो होने वाली है वो होने वाली किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में। बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कहाँ पे गति होने वाली है, चुंबकीय क्षेत्र में, राइट। अब देखो क्या है, यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र तो पता है ना, चुंबक क्षेत्र आपको पता होता है, चुंबक जो होता है, अरे चुंबक को नॉर्मली सब जानते हैं, जो खींचता है, ठीक है। अब कब खींचता है कब नहीं खींचता, क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम समझने वाले हैं। जैसे हमारा क्या होता, जैसे हमारा क्या था वैद्युत क्षेत्र, इसी तरह से क्या होता है चुंबक क्षेत्र भी होता है, वहां पे भी बल लगता है, यहाँ पे भी बल लगता है, लेकिन बल की लगने की कंडीशन अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम, अब हम समझने वाले हैं गतिमान आवेश क्या था, ये क्या था, और इसके बारे में क्या क्या देखा है, और यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप क्या बनाते थे, किसका डायग्राम बनाते थे, याद करो, वैद्युत क्षेत्र का, ऐसे चुंबक क्षेत्र का है, सिंपल सी बात है। सवाल समझ आ गई। तो चुंबक क्षेत्र क्या होता है, चुंबक क्षेत्र होता है जिस तरह वैद्युत क्षेत्र होता है उस तरह चुंबक क्षेत्र होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा एक वायर, क्या है हमारा एक वायर, वायर है, ये रखा हुआ है कहाँ पे चुंबक क्षेत्र में रखा हुआ है, ये इससे एंगल बनाता है, ये इससे एंगल बनाता है थीटा। इस वायर में जो फ्लो हो रही है वो धारा कितनी हो रही है, आई हो रही है। इसकी लेंथ जो है वो मान लेता हूं मैं कि एल है, कितनी है, एल है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सी बात है। अब आपको बताए गतिमान आवेश पर, चैप्टर का नाम तो ये सी बात है, गतिमान आवेश पर लगेगा बल। यहाँ पे तो धारा है, तो धारा पे बल क्यों लग रहा है, माइंड में आया होगा। तो आपको पता है धारा क्या है, अरे गतिमान आवेश ही तो है, धारा क्या है, मैंने कितनी बार बताया था आपको, 12th में बताया था मैंने कि क्या होता है जब आवेश स्थिर होता है तो उसको आवेश बोलते हैं, जब आवेश गति करना स्टार्ट हो जाता है तो उसको धारा बोलते हैं, सीधी सी बात है। बात समझ आ गई ना। अब आपको पता है धारा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि माना ये हमारा क्या है ऋणात्मक सिरा है और ये हमारा धनात्मक सिरा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे से नहीं, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जा रहे होंगे। क्या जा रहे, किसका फ्लो हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों का, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश, आवेश है ना वो, इलेक्ट्रॉन आवेश है, क्योंकि आपको पता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आवेश ही तो है इलेक्ट्रॉन। तो क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पे, आवेश गति कर रहा है, इसका मीन्स क्या है, आवेश गति कर रहा है, उसी आवेश पे यहाँ पे बल लगने वाला है। तो इसका मीन्स किस पे बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर,
और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही क्या बनाते हैं, धारा बनाते हैं, तो धारा पे लग जाएगा, सिंपल। बात समझ आ गई ना। आपको बताइए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, गतिमान आवेश पर बल है ना चैप्टर, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस पर बल लगेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ही काय में कन्वर्ट होते हैं, धारा में, आपको पता है। देखो धारा का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू एन ए वी डी ई, क्या ये पढ़ा आपने, याद है, पढ़ा था ना, एन ए वी डी ई, पढ़ा था ना। तो ये क्या है, अरे धारा क्या है, धारा इलेक्ट्रॉनों का कन्वर्टेशन ही तो है, राइट। तो इन पे बल लगता है, किस पे बल लगता है, इन पर बल लगता है, राइट। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धारा, ये बस इतना समझना है आपको कि धारा क्या है, धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बाई चांस उसने नीचे से फॉरवर्ड करके क्वेश्चन पूछ लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, उस पर लगने वाला बल क्या होगा। इसलिए समझाने का कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ पे क्या है, उसने बोला कि मान लिया उसने क्षेत्रफल दे दिया आपको, अनुगमन वेग दे दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी कि इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं धारा को बहाने के लिए, है कन्वर्ट कर दिया उसने अच्छे लेवल से क्वेश्चन को। तो आपको पता होना चाहिए कि धारा की जगह आप ये पुट कर देंगे, मैं पुट करके दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई इज इक्वल एफ इज इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं फॉर्मूला, क्योंकि ये तो सब इंटर में आपने पढ़ा है, सीधी बात है। तो फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है ना, इसमें फॉर्मूला ये होता है। अब आपको पता है एक्सिस, ये वायर है, वायर के मिडिल पॉइंट से क्या जाएगी, जो रेखा जा रही है, वैसे तो नहीं जाती रेखा, लेकिन हम मानते हैं ना एक्सिस, इससे सेंटर से क्या जा रही है, एक रेखा जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, इस वायर की या इस चालक की अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल बना है उस वायर की अक्ष से और इस बी की दिशा के बीच कौन बना हुआ है, बात क्लियर है, ऐसे ऐसे पॉइंट क्लियर होने चाहिए बस, बन गया कौन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके बीच ये कौन बना है, तो इस पे लगने वाला बल ये है, हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ इस पे लगने वाला बल ये। अगर हम इसे आई की एन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कर सकते हैं ना, आई की जगह हम क्या कर देंगे, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। कभी कभी ऐसा करता है वो, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन नंबर दे दिया, अनुगमन वेग दे दिया, तो क्या करेंगे आप, पहले से धारा फिलो निकाल देंगे, धारा निकाल देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रख के वैल्यू निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बताया मैंने, बाई चांस उसने धारा दे दिया आप सॉल्व कर देंगे, धारा दिया उसने लेंथ दी है ये दिया आप सॉल्व कर देंगे। बाई चांस उसने इलेक्ट्रॉनों के फॉर्मेशन में अगर दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन के कन्वर्टेशन में अगर क्वेश्चन को दे दिया, तो कैसे करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, धारा, क्योंकि यहाँ पे धारा की नीड होगी, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से धारा को निकालेंगे वैल्यू को, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, बात खत्म, ठीक है, नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे पहला हम सीखने वाले हैं, अब इसकी कुछ कंडीशन देखने वाले हैं, कब बल लगेगा, ऐसा है ना, क्या क्या मालूम इस पे हर टाइम बल लगेगा कि नहीं लगेगा, है ये कंडीशन देखने वाले हैं। देखो क्या है, अब हमें पता है अगर एंगल पे है तो बल लगा है, हमारे सामने इतना लगा है, क्या इसकी एक्सिस और वी एक ही डायरेक्शन में हो जाए, कौन सी, इसकी एक्सिस, एक्सिस तो आप जानते हैं ना, इसकी मिडिल रेखा निकल रही होगी उसे एक्सिस बोलते हैं, इसकी एक्सिस और वी क्या की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, इसका मीन्स ये तार कुछ इस तरह से हो जाए, किस तरह हो जाए, ये वी की डायरेक्शन भी है और इस तार की डायरेक्शन भी क्या है, सेम हो जाए, सेम हो जाए ना। तब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता थीटा कितना हो गया, डायरेक्शन सेम है तो जीरो हो गया। तो हम देखने वाले हैं पहली कंडीशन कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, उसकी एक्सिस की, एक्सिस बोल दो या तार बोल दो, चालक बोल दो, कि चालक उसी दिशा में पड़ा हुआ है जिस दिशा में भी है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको पता थीटा कितना होगा, जीरो। और जब थीटा जीरो होगा तो सीधी सी बात है, आप निकालेंगे यहाँ पे आई करेंगे, एल करेंगे, वी करेंगे और साइन जीरो करेंगे। साइन जीरो आप अच्छे से जानते हैं जीरो होता है, जब साइन जीरो जीरो होता है तो यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, एल होगा, इंटू जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका जीरो आएगा। तो हमारा जो फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, राइट, जीरो होगा ना। तो सीधी बात है, जीरो से कम फोर्स तो नहीं हो सकता, माइनस में नहीं जाता फोर्स, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मीन्स क्या होगा, जब ये इसकी डायरेक्शन में होगा तो सबसे कम फोर्स लगेगा। जीरो क्या है, कम और ज्यादा, मैक्सिमम एंड मिनिमम का मीन्स क्या होता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें सबसे कम लगे, तो आपको पता है जीरो ही लगेगा सबसे कम। अब मैक्सिमम बाई चांस माना, फर्स्ट कंडीशन देख लिया, हम सेकंड कंडीशन देखने वाले हैं। यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या है, अब इसको हमने वायर को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, वी यहाँ पे और वायर इस तरह से आई यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, 90 होगा, कितना होगा, 90। अब क्या होगा, आपको पता है 90 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम आती है, याद है ना, जब साइन की, आपको पता है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन की वैल्यू पे। अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम तो एफ मैक्सिमम, साइन की वैल्यू मिनिमम तो एफ मिनिमम।
आपको जानते हैं, आप जानते हैं साइन की वैल्यू मैक्सिमम किस पे होती है, 90 पे, तो एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम 90 पे, और साइन की वैल्यू क्या होती है मिनिमम 0 पे, तो इसकी 0 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, क्योंकि बल का मान माइनस में तो आता नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो गया 90, और जब थीटा 90 हो गया तो सीधी सी बात है आप क्या करेंगे, आई एल वी एंड, और आपको पता है 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको आई एल वी 1 हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 रहेगा, तो हम क्या इसको मैक्सिमम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है। शायद आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ये पूछा जाता है, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है इससे, जो गतिमान आवेश डायरेक्टली मूव करने वाला है, गति करने वाला है, यहाँ तो तार था, तार पे लग रहा था बल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले जब क्या करेगा, कोई भी हमारा आवेश किसी एंगल पे मूव करेगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे माना यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा कोई v है, v तो मतलब जानते हो ना आप, v v v है ना यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, हमारा एक आवेश है, वो आवेश कोई भी हो सकता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश है, प्रोटॉन भी एक आवेश है, और कोई भी एक आवेश है, ठीक है, आवेश है। और आप जानते हैं अल्फा कण भी आवेश है, तो यहाँ पे अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यूज करके इसने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, देखो ऐसे पूछेगा, यहाँ पे उसने बोला कि यहाँ पे जो एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, वो कोई भी कण है मीन्स, इसने जो v वेलोसिटी से, v वेग से गति करता है v क्षेत्र में, बात समझ आ गई, v वेग से गति करता है v क्षेत्र में, एंगल बनाता है थीटा, कितना बनाता है थीटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। आपको पता है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है, कब लगेगा आपको पता है, उसकी डायरेक्शन में होगा तो बल नहीं लगता। अभी अब आपने देखा है, देखो चाहे तो गति करे, अब यहाँ पे सोचो कि उसकी डायरेक्शन में था तो बल नहीं लगा, खुद सोचो अगर ये इसकी डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रॉनों ने गति किस साइड करनी स्टार्ट कर दी, इसकी डायरेक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, यहाँ पे कौन गति कर रहा है, कोई पार्टिकल गति कर रहा है अकेला, बात तो एक ही है, गति तो यहाँ पे भी हो रही थी, गति यहाँ पे भी हो रही थी, इसका मीन से होगा अगर गति उसकी दिशा में होती है तो बल कितना आया 0, यहाँ पे भी गति करेगा तो 0 ही आएगा, वो बात को देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे इसने वेलोसिटी से स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, वी वेग से स्टार्ट किया तो इस पे सिंपल सी बात है, एक बल लगता है, और इसका चार्ज कितना है, पार्टिकल है ना, तो आपको पता है चार्ज पार्टिकल है, तो हमने माना कि क्यू आवेश है, इस पार्टिकल पे कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा, क्यू वी वी साइन थीटा, कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब देखो क्या होगा, आप यहां से इसके कई सारे रीजन निकाल सकते हैं, जैसे मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, सेम ऐसी कंडीशन होगी, मैक्सिमम कब होगा, देखो क्या होगा, मिनिमम कब होगा आपको पता है, मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा आपको पता है 0, और कब होगा आपको पता है, अभी बताया था, बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी 0। आपको पता है मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम आपको पता है मैक्सिमम कितना होगा, क्यू वी वी, आपको पता है बस साइन को ही तो कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे क्या किया था, आई एल वी साइन थीटा, जब आपने क्या किया साइन की वैल्यू 0 लगाई तो ये पूरा 0 हो गया, ऐसे यहाँ पे आप 0 लगाओगे पूरा 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगी। आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो 90 लगाई तो इतना पार्ट क्या हो गया 1 हो गया, ये पार्ट बच गया यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे आपकी इसकी 1 लगाओगे वैल्यू तो क्या होगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, क्यू वी वी, बस दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या है, अगर मैं पूछूं मैक्सिमम बल और मिनिमम बल में रेशियो क्या होगा, रेशियो भी तो पूछ सकता है ना, वो खुद सोचो, रेशियो पूछ ले, कभी कभी ऐसा लगता है एग्जाम में कि बिल्कुल न्यू क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आता नहीं, वो कॉन्सेप्ट को ही आगे पीछे करता है। जैसे मान लो कि आपने सब तरह के क्वेश्चन पढ़ लिए, अब उसने इनका ही रेशियो पूछ लिया, आप रोक तो नहीं सकते, सीधी बात है एग्जामिनर को, उसने रेशियो पूछा कि आप ये बताइए कि कोई भी पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें मैक्सिमम लगने वाला बल उस पर और मिनिमम लगने वाले बल का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, तो आपके लिए क्वेश्चन अजीब होगा, क्वेश्चन क्या होगा, एकदम न्यू होगा, क्योंकि आपने 10th में पूरी एनसीईआरटी को तो पढ़ा, ऐसी बात है, वहां पे भी नहीं देखा आपने तो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या होगा, न्यू होगा, इसीलिए मैंने अपने पास से बोला ये क्वेश्चन, तो न्यू है आपके लिए एकदम, लेकिन अगर माइंड लगाओगे तो न्यू भी नहीं है, इजी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे तो है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ही है,
उसने बोला मैक्सिमम और मिनिमम का। ये पेपर में हमेशा याद रखना, एक चीज बहुत अच्छे से देखनी है, जिसको पहले बोलेगा उसको पहले लेना है, जिसको बाद में बोलेगा उसको बाद में लेना है, वरना आंसर उल्टा आ जाएगा। और एग्जामिनर को पता है जो उल्टा आंसर होता है वो भी आंसर दे रखा होता है। मैंने कराया था ना, आपको दिखाया था मैंने, देखो उल्टा करोगे तब भी आंसर मिल जाता है। तो उसने किसी का भी रेशियो निकाला, ध्यान से पढ़ना कि पहले किसको बोला है तो उसको ऊपर रखना है, बाद में किसको बोला है उसको नीचे रखना है। यहाँ पे उसने पूछा मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो, पहले उसने मैक्सिमम बोला फिर बोला मिनिमम। तो आपको पता है ना, इस बात पे फोकस करना अच्छे से, तभी मैंने ये लाइन कई बार रिपीट की है क्योंकि यहाँ मिस्टेक होती है। तो क्या करेंगे आप, मैक्सिमम को ऊपर लेना है आपको और मिनिमम को क्या लेना है, नीचे लेना है। लिया, मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कितनी है, क्यू वी एंड वी। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। जब क्या करोगे इसे 0 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, अनंत बार। खुद सोचो, मैंने क्या किया, अब मैं 0 से 1 को डिवाइड कर रहा हूं, ये तो नंबर बड़ा है, ठीक है, बड़ा नंबर आएगा या छोटा नंबर, कितना भी नंबर आएगा, मैं 1 से एक एग्जांपल समझा रहा हूं ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ कितनी बार हम इसका टेबल करते हैं, कितनी बार टेबल पढ़ते हैं हम, मतलब पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं बताओ। जब तक इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं हो जाए तो 0 का पहाड़ा तुम आप कितने भी टाइम पढ़ लो, क्या 1 के बराबर हो जाएगा कि 0 कम 0, 0 दूनी कितना, इतना, 0 ही रहेगा। तो कितनी भी बार आप टेबल पढ़ेंगे क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा, तो हम बोल देंगे कि भाई हमने तो इन्फिनिटिव बार पढ़ा है। जब चांस ही नहीं होता तो आपको पता है जहां आंसर नहीं होता तो क्या बोल देते हैं हम, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव तो सीधी बात है, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव। इसका रेशियो क्या आया, इन्फिनिटिव। अगर उसने उल्टा कर दिया तो देखो, उल्टा कर दिया तो, उल्टा कर दिया आपके क्या, इसका कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना। उसने क्या किया, इस बार उल्टा कर दिया, ठीक है, यहां तक तो मैंने बता दिया ना, यहाँ पे बताया था, छोटी सी बात बतानी है बस। यहाँ पे देखो, अब क्या उसने उल्टा कर दिया, क्या किया उल्टा, मिनिमम ऊपर ले लिया, क्या किया उसने, मिनिमम ऊपर ले लिया, मैक्सिमम नीचे ले लिया। अब मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, 0 है आपको पता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू वी एंड वी। बात समझ आ रही है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी से, अब इसको उल्टा कर दो, अब आपको 1 को डिवाइड करना है 0 से, तो आप कितनी बार टेबल पढ़ोगे, एक भी बार नहीं। इसका मतलब 0 बार, क्यों बताओ, अगर तुमने एक भी बार इसका एक का टेबल पढ़ा तो कितना हो गया, एक। और आपको पता है टेबल में ज्यादा बार नहीं टेबल पढ़ा जाता है, ये तो याद है ना, छोटे छोटे बच्चे थे आप तब भी आपको सिखाया गया था कि टेबल इतना बार पढ़ना है, या तो यहाँ पे जो लिखा है उसके बराबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये तो सीखा था आपने, सीखा था ना, ये तो बचपन में सीख लेते हैं हम, छोटे होते छोटी क्लास में। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक भी बार नहीं पढ़ सकते आप इसका टेबल, क्योंकि एक भी बार पढ़ा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1 क्या होती है, 0 से ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हम तो पढ़ ही नहीं रहे इसलिए 0 बार पढ़ लें, तो आंसर कितना आया, 0। ये दोनों ध्यान रखना, ये मैक्सिमम मिनिमम वाली बात अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कहीं पे भी लग सकती है वैल्यू, तो ध्यान रखना। क्योंकि इन्फिनिटिव कब आता है, 0 कब आता है, ये अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इन्फिनिटिव को 0 कभी आ सकता है, ये तो नॉर्मल सी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है आपके पास है। क्या मालूम डिस्टेंस 0 कर दी उसने, जैसे मान लो यहाँ पे बायोसावर्ट का नियम पढ़ा था, उसने बोला डिस्टेंस 0 है, बताओ कितना होगा। तो डिस्टेंस 0 नीचे लगाओगे आप, नीचे लगाओगे ना, जब नीचे लगाओगे तो क्या वैल्यू आएगी, बायोसावर्ट का नियम तो इतना ही है, सोचो। अरे 0 से डिवाइड अभी नहीं किया आपने, जब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी लगाओगे, 0, तो कितना आएगी, इनफिनिटी। सिंपल। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो सिंपल से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, सीधी बात है। अब इसको अगर मॉडिफाई करता है तो सवाल अच्छे बनते हैं, मॉडिफाई जो करता है तो सवाल अच्छे बनते हैं। इस कॉन्सेप्ट से मैं सिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया सिंपल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कुलर वाले, उनसे क्वेश्चन हम मैं सिखाने वाला हूँ उनको, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब यहां तक समझ आ गया। अब देखो इसका मेनली कॉन्सेप्ट देखना है जो कंपेयर करके ये पूछता है। यहाँ पे क्या था, मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखो ऐसे है ना। तो मैंने बोला था यहाँ पे जो हमारा गति कर रहा है ये थीटा एंगल पे, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। ध्यान रखना जब थीटा एंगल पे होता है तो सीधी बात है दो घटक बनते हैं, ये तो मैंने बहुत बार बताया ना आपको। इसके आप दो घटक तोड़ेंगे, देखो कोई भी चीज इस तरह से, क्या है, इस तरह से कुछ भी है, चाहे यहाँ पे एफ है भी है, उससे मतलब नहीं है। आपको पता है दो घटक टूटते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और एक वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये तो आपको पता है ना, दो घटक टूटते हैं। आपको पता है जो भी यहाँ लिखा है कुछ भी है, चाहे एफ है चाहे ये, इसलिए बता रहे कुछ भी का मतलब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको क्या पता एफ के घटक तोड़ने की जरूरत पड़गी, क्या पता किसी और के घटक तोड़ने की जरूरत पड़गी, तो आप तोड़ तो लेंगे। तो कुछ भी आप उसे ऐसे लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना, दोनों जगह एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लिख दीजिए,
और यहाँ पे क्या कर दे, वाई वाले के साथ साइन थीटा लिख दीजिए और एक्स वाले के साथ कोस थीटा लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना, इतना सिंपल होता है घटक। अब क्या होगा जब ऐसे करके राउंड करता है तो क्या होता है, इसके दो घटक टूट जाते हैं। आपको पता है ये अगर देखें हम इसे तो ये कैसे करेगा, ये तो लंबत जाएगा, आपको पता है क्या जाएगा, लंबत, लंबत जाएगा ना। और ये कैसे जाएगा, इस एक्सिस पे जाएगा, इस तरह से वी कोस थीटा। बात समझ आ रही है, तो इसके दो घटक, एक तो जा रहे हैं इस तरह से, वह इस तरह से, और एक इस तरह से, दोनों बात समझ आ रही है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो आपने देखना आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में भी ग्राफ दे रखा है कि इस तरह से सर्कुलर ऐसा बनाता हुआ दिख रहा है ना आपको, ऐसे करके, ऐसा करके क्यों दिख रहा है, देखो इस साइड भी चल रहा है ये और गोल गोल सर्कुलर भी चल रहा है। बात क्लियर है ना, ऐसे करके दे रखा है ग्राफ, देखो आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर घूम रहा है, तो इस तरह से जाएगा ये। बात समझ आ रही है, तो इसका मीन्स ये एक्स एक्सिस पे भी दूरी चलेगा, चलेगा ना, और इस तरह से सर्कल भी बनाएगा, तो इसकी सीधी सी बात है। अब एक्स देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा क्या है, जो ये वाला है बाई एक्सिस वाला, तो ये क्या करेगा, ये गोल गोल घूमेगा और एक सर्कल के इस स्टेट में घूमेगा। बात समझ आ रही है, नहीं समझ भाई। अब देखो वाई वाला तो आपको पता ही है, ऐसे करके हमने घटक तोड़े, अब समझ, अब तो समझ आ जाएगा ये वाला, तो वी कोस थीटा और ये वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इस तरह से गोल गोल घूमेगा ना सर्कल में। अब जब गोल गोल सर्कल में घूमेगा तो सीधी सी बात है, एक वृत्त बनाएगा, ये कहने का मकसद मेरा ये है, कैसा बनाएगा, वृत्त बना लेगा, वृत्त बनाया इसने। अब वो क्वेश्चन जो पूछता है, ऐसा पूछता है वृत्त की रेडियस क्या होगी, जो सर्कुलर ये इस तरह से घुमा उसकी रेडियस क्या होगी, ये क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये कितने टाइम में ये पूरा चक्कर कर लेगा, और पूरे चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय जो होता है वो आवर्तकाल होता है, तो इसका मीन्स आवर्तकाल पूछ सकता है, इसकी रेडियस पूछ सकता है। अच्छा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे जब ये घूमेगा तो इसे गोल गोल किसी भी सर्कल पे घुमाने के लिए, किसी भी पार्टिकल को अगर आपको सर्कुलर मोशन कराना है तो सीधी सी बात है, केंद्र की ओर एक बल लगता है, क्या लगता है, केंद्र की ओर, तो उसे कहते हैं अभी केंद्र बल। नेम से पता चल रहा है ना, देखो क्या है नेम में, क्या है, अभी केंद्र बल। देखो यहाँ पे केंद्र और बल, इसका मीन्स क्या है, ये बल जो लगा है वो सेंटर की ओर लगा है, केंद्र की ओर, तो इसका मीन्स एक बल इस तरह से सेंटर की ओर लगेगा, मैंने नीचे बना दिया लेकिन लगेगा जस्ट कहां पे, ऐसे करके सेंटर पे एक बल लगेगा। बात समझ आ रही है। अब वो बल किससे आएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। आपको कुछ और दिख रहा है यहाँ पे, वी कोस थीटा के सिवा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, तो आपको पता नहीं है इस पे बल लगेगा, याद नहीं रहा, याद करो क्या था, आपको पता नहीं है, अगर कोई एंगल पे जाता है, कोई क्या जाता है, किसी एंगल पे जाता है तो उस पर बल नहीं लगता, अरे ये चार्ज पार्टिकल तो है ना, तो उस पर बल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यू भी साइन थीटा नहीं लगेगा, लगेगा ना। उसी सी बात है, आपको पता है ये सर्कुलर घूमेगा और इस पे क्या लगेगा, एक बल भी लगेगा, और उस बल की वजह से क्या होगा, उस बल की वजह से ही इसको अभिकेंद्र बल मिलेगा। जैसे खाने से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी, अब एनर्जी लेने के लिए कोई ना कोई रिसोर्स तो होगा आपके पास, तो यहाँ पे अभिकेंद्र बल तो लगेगा, लेकिन आएगा कहां से, जो इस पे मैन बल लगा हुआ है उससे आएगा। तो मैन बल क्या है इस पे, आपको पता है, ये तो पढ़ चुके हैं आप, इस पे मैन बल क्या है, मैन आपको पता है ना, एफ इज इक्वल टू क्या है इस पे, क्यू बी वी साइन थीटा, आपको पता ही है इस पे बल, ये है ना इस पे बल, ये बल लगा हुआ है इस पे, सिंपल। ये बल क्या करेगा, इसे अभिकेंद्र बल दे देगा। अब अभिकेंद्र बल दो, देखो ये होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम, एम है उस पार्टिकल का द्रव्यमान जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, वी है उसकी वेलोसिटी, आर है उस वृत्त की त्रिज्या जहां पे वो सर्कल बनाएगा, जो सर्कल बनाएगा उसकी रेडियस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसे, ये क्या देगा, ये बल क्या देगा आपको, अभिकेंद्र बल, तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो क्या लिख दूंगा मैं, एफ की जगह लिख दूंगा एम। अब देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी वी थोड़ी है, क्या इसकी वेलोसिटी, क्योंकि कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, लंबत घटक की, और लंबत घटक का जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, वी साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। मैंने बोला नहीं था ये उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी, जो आप जिस आवेश से वेलोसिटी से वो मूव करेगा, तो यहाँ पे वी से मूव थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे तो वी साइन थीटा से कर रहा है, तो वी साइन थीटा, यहाँ पे आर रेडियस, आर रेडियस की, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू वी एंड वी साइन थीटा, कोई दिक्कत, इससे क्या होगा, ये कैंसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, एम वी साइन थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू, एंड यहाँ पे है ना,
इसको ना मैंने पहले लिख दिया क्योंकि हमें लिखना है एक साथ। अब एक साथ क्यों लिखना है, क्योंकि ये दोनों एक साथ है ना, बी और ये। बात समझ आ रही है? पहले तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन अब इसे एक साथ इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा है बी साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्यू बी बचा। तो मोस्टली वो क्या निकलवा लेता है, रेडियस। क्या निकलवा लेता है, रेडियस। अगर इसको इधर ले जाओगे तो आपको सीधी पता है यहाँ पे क्या होगा, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू आर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये किसके लिए था? अब आवर्तकाल निकालना है आपको। क्या निकालना है, आवर्तकाल। आवर्तकाल देखो ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट पे, इसीलिए मैं बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। यहाँ पे देखो अब क्या है, रेडियस, इसका मीन्स सर्कल की रेडियस निकल सकती है। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद बताऊंगा भी कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, ठीक है? पता भी तो होना चाहिए आपको। ये क्लियर है, रेडियस। अब आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल आपने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, सब बच्चे जानते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पे क्या है, समय निकालना है आपको। आवर्तकाल भी क्या है, आवर्तकाल डेफिनेशन क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो क्या है आवर्तकाल, समय, सी बात है। लेकिन क्या है, आवर्तकाल क्यों बोल रहे हैं हम, एक चक्कर में लगा समय है इसलिए उसे आवर्तकाल कह रहे हैं हम, ठीक है? जैसे स्पोर्ट कोई भी, जैसे मान लो बिजनेसमैन है, तो है तो वो इंसान ना, बिजनेसमैन क्यों कह रहे हैं उसे, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं वो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे समझ आ गया ना, आवर्तकाल क्यों कह रहे हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग आवर्तकाल कह दिया। है क्या वो, है तो वो समय। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, समय, समय को इधर लाएंगे तो दूरी इधर, चाल इधर, कन्वर्टेशन तो आपको पता है ना, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक दूसरे में। तो समय बराबर क्या होगा, समय इज इक्वल टू, देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए अच्छे से सिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे समय क्या है, समय तो आपको पता है आवर्तकाल, ठीक है? अब दूरी कितनी चलेगा ये बताओ मुझे। अरे यहाँ से गया ये, एक चक्कर पूरा करेगा तो इसकी परिधि, और आपको पता है परिधि चलेगा, परिधि की दूरी कितनी होती है, 2πr। तो यहाँ पे दूरी चलेगा 2πr। कितनी चलेगा, 2πr। चाल कितनी है यहाँ पे आपको पता है, v कितनी है, v sin थीटा, सिंपल। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक ये भी पूछता है कि ये ऐसे तो घूमेगा, मैंने बोला ना ऐसे भी घूमेगा, और ऐसे आगे देखो, यहाँ पे मैं घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे देखो आगे भी बढ़ रहा है ना, तो ये भी तो पूछेगा कि एक आवर्तकाल पूरा होने में इसने ये वाली दूरी कितनी चल रही है। ध्यान से देखो, ऐसे घूम रहा है ना, तो देखो आगे भी तो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। तो उसने पूछा कि ये एक चक्कर पूरा करने में, जो चक्कर पूरा करने में इसने सर्कुलर तो इतनी चली है, लेकिन इस साइड में जो एक्सिस पे चली है, एक्सिस वो कितनी चली है, तो उसे कहते हैं पिच की लंबाई। क्या कहते हैं, पिच की लंबाई। अब पिच की लंबाई क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या निकालनी है, अब आपको निकालनी है, देखो ऐसे करके, आप कंफ्यूज ना हो, मैं बना के बता देता हूँ। ऐसे करके चलता है ना, देखो एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दे रखा है ना, दे रखा है, दे रखा है इस तरह से डायग्राम, तो यहाँ पे समझो आप। तो ये वाली डिस्टेंस पूछी उसने कि एक चक्कर जब इसने ऐसे सर्कुलर पूरा किया है तो फिर इतनी इस साइड कितनी चलती है उसने, एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, दूरी। देखो दूरी तो पूछा है, ये ध्यान से सोचा करो, दूरी तो पूछा, एक चक्कर मान लिया कि इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आने में एक चक्कर कर लिया। देखो यहाँ तक एक चक्कर ही तो माना जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसने देखो यहाँ से तो एक चक्कर पूरा किया है, तो यहाँ पे यहाँ तक एक्सेस पे भी तो दूरी चली है इसने, देखो ये, तो यही तो पूछी है उसने, एक चक्कर में जो एक्स एक्सिस पे दूरी चली है वो कितनी होती है, तो उसे कहते हैं पिच की लंबाई। तो यहाँ पे क्या निकाला है, यहाँ पे निकालना है आपने आवर्तकाल, समय निकाला था, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, दूरी। तो क्या करोगे, दूरी निकालोगे तो सीधी सी बात है, समय की चाल से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आपको पता है चाल कितनी है, एक्स एक्सिस पे चाल कौन सी है, बी कोस थीटा, वी कोस थीटा। समय कितना है, अरे इतने समय में तो पूछ लिया है वो, तो क्या होगा, 2πr v क्या होगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत शायद नहीं होगी, अरे नहीं होगी, सीधी सी बात है, ये तो आप जानते हो। अब देखो यहाँ पे, अगर ये मान लो, ये तो चलो हमने निकाल दिया, इसे पी से दिखाते हैं पिच की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कौन सा में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये मान लो कि 90 पे ही एंट्री करता, क्या करता, 90 पे ही एंट्री करता, तो क्या ये घटक तोड़ने की जरूरत होती है हमें, नहीं ना। तो हमारा ये वाला पार्ट क्या होता, इसे भी समझ लो। अब इसने इस बार क्या किया, इसने इस बार 90 पे एंट्री कर दी, किस पे एंट्री कर दी, 90 पे, ऐसे करके एंट्री कर दी। तो यहाँ पे खुद देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला रह गया ना, बस ये वाला तो खत्म हो गया। ये एक्स एक्सिस वाला क्यों आ रहा था, क्योंकि ये थीटा पे जा रहा था। अगर क्या होगा, अगर ये 90 पे करेगा तो जहां जहां थीटा आप क्या कर देंगे वहां पे, खुद सोचो, 90 नहीं कर दोगे,
अरे यहाँ पे तो थीटा बना रहा है, अब इस बार कितना बनाया उसने देखो, तो सोचो 90 बना रहा है ना, तो जो फॉर्मूला में क्या आया है थीटा, वहां पे क्या कर देंगे आप 90 कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, लेकिन ये वाली क्या पिच चलेगा, फिर वो पिच चलेगा क्या, अरे जब इस साइड चलाने वाला ही नहीं रहेगा तो इस साइड क्यों चलेगा, फिर तो बस ओनली वो सर्कुलर घूमेगा, इसका मीन्स ओनली 90 में ऐसे ऐसे घूमेगा बस, पिच पिच कुछ नहीं। बात समझ आ गई, बस ऐसे करके उसे घूमना है फिर तो, क्लियर है। ये वाला फॉर्मूला उसके लिए नहीं आएगा क्योंकि पिच वो चलेगा नहीं ऐसे, बस कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये आएगा एंड ये आएगा। दोनों में क्या एक्सचेंज करना है आपको पता है, यहाँ पे 90 एंड यहाँ पे 90, क्या कर देना आपको पता है, थीटा के लिए ये है तो 90 के लिए क्या होंगे 90 लगा दूंगा, 90 का मान कितना हो जाता है 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी इतने की 1 और इसकी 1 हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा आपका, देखो इससे तो बनाया ये, तो यहाँ पे क्या होगा ये होगा, तो आपका क्या बचेगा ओनली एम बी अपॉन क्यू बी, यही तो बचेगा ना, एम बी अपॉन एम वी एम, ये ना, हाँ सॉरी यहाँ पे ये नहीं, एम बी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू आर। बात समझ आ गई। आवर्तकाल में आप लगाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा आर अपॉन क्या होगा यहाँ पे v। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो पूछे भी है उसने, यहाँ पे अगर रेडियस पूछेगा आप सिंपल सी बता देंगे कि अगर उसने पार्टिकल बोल दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से क्या है कि इतनी मूवमेंट इतनी वेलोसिटी से वो क्या करता है सर्कुलर मोशन करता है, और थीटा थीटा एंगल दे दिया उसने, तो सीधी सी बात है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि क्या करेगा उसने बता दिया कितनी वेलोसिटी से कर रहा है, तो आपको पता चल गया, उसने बोला इलेक्ट्रॉन है तो आपको द्रव्यमान पता चल गया इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है, और फिर इस तरह से आपको क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। अब आती है वो कंपेयर करके पूछता है क्वेश्चन, कंपेयर, जैसे उसने पूछा कि आप ये बताइए कि अल्फा कण और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तीनों गति कर रहे हैं, तो आप बताइए कि रेडियस का मान किसके लिए ज्यादा होगा, क्या होगा, रेडियस के लिए किसका मान ज्यादा होगा, तो आपको पता है रेडियस किस किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, कण के द्रव्यमान पर। उसने बोला समान वेग से भेज दिया और समान चुंबकीय क्षेत्र में, उसने क्या बोला, देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन जो पूछता है इस टाइप से, उसने बोला कि भाई हमारे पास क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र V है, ठीक है, इसमें हमने तीन कण, एक हमारे पास अल्फा कण है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तीनों को मूव कराया, तीनों की वेलोसिटी क्या है V सेम है, V क्या है सेम है, तो आपको पता दो चीज सेम हो गई, V भी सेम हो गई और ये वाली भी सेम हो गई, तो V भी क्या हो गई और ये भी क्या हो गई, तो डिपेंड किस पे किया, फिर किस पे किया, एम पे एंड क्यू पे, इसका मीन्स इस पे तो डिपेंड कर रहा है एम पे एंड क्यू पे। अब खुद सोचो आप, तो क्या करोगे आप दोनों की वैल्यू लगा दोगे, अरे नहीं लगा सकते, लगा सकते हो ना, लगा सकते हो, आप देख लोगे कि इनका डिवाइडेशन किसके लिए कम आता है किसके लिए ज्यादा आता है। अब जिसके लिए अब क्या करोगे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो, इसका कितना आ रहा है, एम लगा दो, उसको क्यू लगा दो, हीलियम के लिए लगा दो, हीलियम का एम लगा दो क्यू लगा दो, ठीक है, प्रोटॉन के लिए लगा दो एम लगा दो क्यू लगा दो। जब रेशियो आपके पास क्या होगा, बात समझ आ रही है, पहले क्या करोगे आप आर निकालना किसके लिए, एम और क्यू निकाल के लगा के, एम और क्यू लगा के, क्योंकि बाकी तो हटा देना आप, क्योंकि आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ना, क्योंकि वो नहीं कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ, ऐसा नहीं करना है, खुद दिमाग लगा के अच्छे से करना है। क्या करना है यहाँ पे आपको, हटा दो इन्हें बाकी को, बस क्या करो एम को और क्यू को डिवाइड करो और हम निकाल लो कि ये आर का मान किसके लिए आया है, अल्फा कण के लिए आया है। फिर इसी तरह से क्या करो इनको डिवाइड करो, फिर क्या निकाल लो कि भाई ये जो आया है हमारा रेडियस का मान वो किसके लिए आया, इलेक्ट्रॉन के लिए आया। इसी तरह से क्या करोगे आप डिवाइड करके किसके लिए रेडियस निकाल लोगे, प्रोटॉन के लिए, फिर देख लेना किसकी ज्यादा है पता चल जाएगी, सिंपल सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन ये है, ठीक है। इससे ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को पूछता है तो कंपेयर करके पूछता है पार्टिकल्स की, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है, अच्छे से समझना है, राइट, और इस पे क्वेश्चन करके जाना। अब देखो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान रखना जहां जहां से क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे जाते हैं ना सब कॉन्सेप्ट बता दें। अब करेंगे हम क्या, एम्पियर एम्पियर का परिपत्र नियम, और मैं जोड़ के भी बताऊंगा इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो। फिर क्या करेंगे एम्पियर का परिपत्र नियम करने वाले, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
बस इसको समझ लेना, एम्पियर का क्या परिपथीय परिपथीय नियम सबको आता है, इसी बात है इसमें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। एम्पियर का परिपथीय नियम होता है, जैसे हमारे पास कोई चालक है, वायर है, राइट, और हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं जैसे वाई सेवर्ट में निकाला था ना, याद करो वाई सेवर्ट में निकाला था, किसका मान निकाला, किसका मान निकाला, चुंबक क्षेत्र का निकाला ना, यहाँ पे भी वही निकालना चुंबक क्षेत्र का मान, लेकिन वहां पे क्या है, शॉर्ट के लिए निकाल ले, पार्टिकल के लिए छोटे से, यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक वायर के लिए निकाल लें, राइट, वायर कोई भी चालक मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा, माना कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट है जहां पे हमें डिफाइन करना है, इस पी पॉइंट पे डिफाइन करना है हमें क्या, पी पॉइंट पे डिफाइन करना है क्या, चुंबक क्षेत्र की, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक इसका पहले रूल लिख लेते हैं, फिर अब अच्छे से रहेगा कि ये हमारा V एंड dl इज इक्वल टू होगा यहाँ पे म्यू नॉट आई, ये होता है ना, ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक्सचेंज हो जाता है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, ये सबको पता है, सीधी बात है, बोर्ड में पढ़ा हुआ है, बहुत बार आपने एग्जाम दिया होगा, बहुत बार रटा भी होगा, एम्पियर का परिपथीय नियम, क्योंकि दो चार नियम तो है, सीधी बात सब बच्चे रटते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम और बायो सेवर्ट का नियम, ये तो सब रटते ही। तो सीधी सी बात है, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे ये क्या है, ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां तो रट के भी काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता रट के काम। यहाँ पे इसका मीन्स ये है कि आपको पता है, जिसके पास डी या डेल्टा, ठीक है, नहीं है तो उसे तो बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, बस हमें समाकलन करना होता है स्मॉल पार्टिकल जो लेते हैं उसका। ये हमारे पास ऐसे हो गया, राइट, ये ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो लेंथ लेते हैं ना, लेंथ जो लेते हैं, लंबाई जो लेते हैं, यहाँ का मोस्ट है कि यहाँ पे आपको क्या लेना है, वहां पे 22 में आप लेंथ ले रहे थे ना, यहाँ पे लेंथ नहीं लेनी, लेंथ तो लेनी है लेकिन सर्कुलर लेंथ लेनी है, बात समझ आ रही है, बस ये डिफरेंटेस में उसमें क्या, यहाँ पे लेंथ तो लेनी है लेकिन सर्कुलर लेंथ लेनी है। सर्कुलर लेंथ का मीन यहाँ पे आप जहां पे भी आप बी निकालने चाह रहे हैं उसी साइज का आप क्या बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा, सर्कुलर लेंथ का मीन जहां पे आप निकाल रहे हैं उसके उसी रेडियस का आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेडियस का, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे थोड़ा इधर हो गया, आपको तो बिल्कुल बीच में लेना है, तो क्या होगा आपको पता है इसकी रेडियस होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना, होगी, सीधी बात है, तो क्या होगा, ये रेडियस होगी। अब आपको पता है, अब इस ये लेंथ लेनी है, सर्कुलर लेंथ जो बोल रहा था ना, तो क्या लेना है, ये वाली सर्कुलर लेंथ लेनी है, बात समझ आ गई। जो भी आपके पास चालक है तो क्या करना है आपको, जहां पे भी आप क्या निकाल रहे हो, वी डिफाइन कर रहे हो, तो उसी पॉइंट से क्या करना है आपको, एक चालक के चारों तरफ सर्कल बना लेना है, और उसकी सर्कल यहाँ पे लेंथ लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे आर है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, b इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा देंगे आप 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे b डिफाइन हो जाएगा, सिंपल, इसमें क्या है ना, सिंपल, 2 पाई आर को अलग लिख दो ऐसे करके, अगर अच्छा लगाना चाह रहे हो तो, हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक पॉइंट और बताना मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा, देखो इनको कंबाइंड करके क्वेश्चन कैसे पूछता है, अच्छे समझ लो उसको, कंबाइंड करके क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ पे क्या होगा, ये समझ आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना है वो बताना है एक लेंथ का, एक हमारे पास वायर है, वायर का यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इसके मिड, ये मिड लेंथ है इसकी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस सिरे ने भी एक एंगल बनाया है इसका, और इस सिरे ने भी एक एंगल बनाया, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन समझना आपको, क्योंकि यहाँ पे जब मिक्स कॉन्सेप्ट देता है वो दोनों को करके वायर को उसको, तो यहाँ पे लग जाता है, तो मुझसे थोड़ा इधर हो गया, मुझे यहाँ पे करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे माना हमने θ1 बनाया, यहाँ पे हमने θ2 बनाया, बना दिया। यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई तो लेंथ रही होगी उसकी तार की, या किसी भी चालक की एल लेंथ रही है, ठीक है, इसमें आई का फ्लो हो रहा है, आई का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला आना है, आता है यहाँ पे बी का, ये याद करना आपको, बी इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आर क्या है, ये डिस्टेंस पॉइंट की, आप तो पता चल गया होगा, डिस्टेंस ही ले रहे हैं आप पॉइंट की, बी की। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझना sin θ1 प्लस sin θ2,
ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला एक होता है वायर, जो हमारी वायर होती है। अब उसने बोला अनंत लंबाई का तार है, क्या है, अनंत लंबाई का तार है। अब जब ये लंबाई क्या होगी, अनंत होगी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अरे कुछ सोचो, ये लेंथ चलती जा रही चलती जा रही, तो हम ऐसे एंगल बनाते जाएंगे तो हमारा तो ये जो एंगल होगा बिल्कुल सीधा हो जाएगा ना। खुद देखना कि अगर छोटी चीज लोगे ऐसे लगाओगे तो एंगल आएगा, लेकिन बहुत ऊंची चीज होगी जब ऐसे लगाओगे तो बिल्कुल वो भी सीधी हो जाएगी ना। क्योंकि हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा दूर थोड़ी लेंगे, ऐसा थोड़ी जैसे 10 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ले रहे हैं, इसे तो तार के पास, वायर के पास ही लेना आप लोगों को। और इससे क्या करना, लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बिल्कुल हल्का सा ऐसा लगेगा, ये लगेगा ना। तो इसका मीन्स क्या होता है, जब अनंत लंबाई होती है, इन्फिनिटिव, अब कंडीशन भी समझ लो, ये इन्फिनिटिव लंबाई है, क्या है, इन्फिनिटिव। तो इसका मीन्स क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे इस तरह से, तो 90 90 हो जाएंगे। 90 90 का मान कितना होता है, 1, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1, और इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1। ओवरऑल सॉल्व करेंगे हम, अब कंडीशन बता रही है तो फॉर्मूला था, ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो म्यू अपॉन 4 पाई आई आर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहां से 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, म्यू अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। आया वही है जो किससे आया है, इसीलिए साथ में बताया मैंने, आया वही है जो इससे आया है, लेकिन कंडीशन अगर चेंज करती तो सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। बाई चांस मान लिया उसने वायर को ऐसे कर दिया कि इसका जो ये तो लेंथ अनंत तो है, लेकिन उसने अब इस बार पॉइंट को यहाँ पे रख दिया, आपको पता है ये वायर अनंत का है, लेकिन जहां पे आपको डिफाइन करना है तो वी तो जस्ट इसके आधार पे, यहाँ पे बेस पे नीचे इसके, तो क्या होगा यहाँ पे, आप बताइए मुझे, यहाँ पे बताओ, ये तो 90 हो जाएगा पक्का, ये तो कोई दिक्कत नहीं, 90 हो जाएगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 90 हो जाएगा, लेकिन ये थीटा 1 कितना हो गया, आप सोचो, थीटा 1 तो है ही नहीं, नहीं है का मीन्स 0, नहीं समझ आया, जो चीज नहीं है तो आप क्या बोलोगे, सिंपल भाषा में तो ये बोल दो मेरे पास नहीं है वो, लेकिन फिजिक्स की भाषा में क्या बोलोगे, 0 है, नहीं है मतलब, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो जब 0 आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा, वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे हमारा ये होगा, ठीक है, ये तो अपना वही फॉर्मूला है, ये नोट लगा लेना, क्योंकि मुझे कभी कभी याद नहीं रहता इसे लगाने का, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉट हो गया, आई हमारा चल रहा, आर ही चल रहा। अब देखो यहाँ पे तो थीटा 1 तो 0 हो गया, थीटा 1 हमारे कितना हो गया, 0 हो गया, इसका मान 1 हो गया, 0 प्लस 1 फाइनली क्या आएगा, 1, तो 1 से ही तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, करेंगे ना, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया देखो, मी अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। तो क्या फॉर्मूला चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो मैंने इसलिए बताया ये क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो देखो अच्छा क्वेश्चन है वो पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन, अच्छा ध्यान समझना इसे, क्यों सिखाया मैंने ये, और क्यों क्वेश्चन मैंने रोक रखा था, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मैंने सोचा तब मैं कराऊंगा। आप देखना बुक में आपके दे रखे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, देखना इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन करके अगर अच्छे लेवल के पूछता है तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछता है, वरना सिंपल दे देगा वायर ये है, ये आप बताइए कितना होगा, वो तो सिंपल निकाल ही देंगे। खुद सोचो, आई दे दिया, ये दे दिया, तो भी तो निकाल ही देंगे यार, अगर नहीं निकाल सकते तो इसी बात है, तो फिर तो क्या करने जा रहे हैं आप, नीट के पेपर को देखने जा रहे हैं, अगर इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर तो पेपर ही देखने जा रहे हैं कि देख के आए कैसा होगा पेपर, बस आता होगा तो सीधी बात ये होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमें इस पे निकालना है, तो देखो कॉम्बिनेशन कैसा है, ऐसे किया उसने, अब ऐसे किया उसने और ऐसे किया उसने, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कितना कॉम्बिनेशन बन गया, कितना कॉम्बिनेशन बन गया, धारा यहाँ पे जा रही है, धारा इस तरह से फ्लो हो रही है, कॉम्बिनेशन देखो, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक है ये, क्योंकि अगर अच्छे लेवल का पूछता हमेशा ऐसे बना के पूछता है। ध्यान से देखिए आप, यहां से यहां तक क्या दिख रही है आपको, मैंने एंगल वाले भी सिखाए है ना, एंगल वाले कुंडली में इसीलिए सिखाए, ये जो सिखाया मैंने इसीलिए सिखाया, समझ में आया। अब देखो दोनों का एंगल कुंडली और इसका दोनों का यूज होगा यहाँ पे। अब कुछ सोचो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, भी निकालना है, क्या निकालना है, भी निकालना है। पेश का नियम आता है, देखो पेश का नियम, पेश का नियम इसका मीन्स ये यहाँ पे वायर है और ये वायर इस तरह से स्टैंड है, ध्यान रखना ये वायर किस तरह से स्टैंड है, इस तरह से, ये वाला वायर भी क्या है, इस तरह से स्टैंड है, खड़े हुए वायर है ये, वरना मैं बोर्ड पे तो खड़े हुए नहीं बना सकता, तो खड़े हुए वायर है, कैसे वायर है, खड़े हुए वायर है, माना कि हमारे ये खड़े हुए वायर है, या खड़े हुए वायर भी नहीं है तो इसी तरह से पड़े हुए वायर है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकती है।
अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हाफ कुंडली, तो आप हाफ कुंडली के, अब यहाँ पे मैं पूछू ओवरऑल कितना होगा, एग्जाम्पल पूछता है कि ओवरऑल ओ पे बताइए कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो आपको पता है ये एक तार है, ये एक तार है, और ये हाफ कुंडली है, तो इसका मीन्स इस तीन की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। बात समझ आ रही है, तीन की वजह से। अब आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र क्या सदिश राशि है, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन से, डायरेक्शन सेम रहेगी तो दो जोड़ देंगे, डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी तो हटा देंगे। बात समझ आई ना, सेम रहेगी तो। अब पेज का नियम क्या कहता है, देखो पेज का नियम ऐसे होता है, ये होता है पेज। अब पेज आपको पता है इस तरह से घूमता है, हमेशा कैसे घूमता है पेज, पेज इस तरह से घूमता है, इस तरह का मतलब समझ रहे हो, ऐसे घुमाते हैं हम, ऐसे नहीं समझ आया, इसका मीन्स हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ इस तरह से मूव कर रहे हैं, अगर आगे से देखो तो दाएं हाथ से बाएं हाथ को मूव कर रहे हैं, इस तरह से घुमाते हैं ना। तो ध्यान रखना हमें घुमाना है इसको पेज को, तो ये बताएगा कि दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, इससे ये तो दिशा निकाल देंगे आप, देखो इसकी कैसे निकालोगे, आपको पता है सर्कुलर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, तो ये आपको उस डायरेक्शन में लेनी जिस डायरेक्शन में धारा जा रही है, डायरेक्शन में किस धारा जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसकी वजह से जो चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन होगी क्या होगी, बाहर होगी। बात समझ आ रही है, ऐसे ही रखनी है, गोली अपनी उस साइड में रखनी है, या अंगूठा भी, क्योंकि आपको पता है ऐसे होगा स्टैंड में तो कैसे निकालोगे आप, इनसे निकालोगे, तो अंगूठा रख के निकालें आप या उंगली रख के निकालें, उसी डायरेक्शन उसकी वही होनी चाहिए सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से जा रही है ना, तो ऐसे देखो, तो इसकी वजह से जो हाफ की वजह से जो चुंबक क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर है, क्लियर हो गया, इसमें दिक्कत आती है, ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला निकाल के निकाल दोगे आप। अब यहाँ पे देखो पेज का नियम, पेज का नियम ऐसे ही तो होगा, ऐसे होगा ना, तो इस तार की वजह से देखो, तार की वजह से क्या होगा, धारा इस डायरेक्शन में होगी, धारा क्या होगी, देखो तार है ना, तो इसका मीन्स देखो ये होता है, इसका मीन्स ये होता है कि अगर इस दिशा में अगर चुंबक क्षेत्र देखें तो ऊपर की ओर है, और अगर इस दिशा में देखें, क्योंकि तार देखो ये जो घूम रहा है तो अंदर से तो बाहर को आएगा, तो इस दिशा में जो चुंबक क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा, लेकिन इस दिशा में देखो ये अंदर जा रही है, तो इस दिशा में अंदर की ओर होगा। बात समझ आ रही है, इस दिशा में ये भी ऐसी होगा, सेम सेम होगा ना। इस तरह से कॉम्बिनेशन जो आते हैं तारों के, तो आपको अच्छे से उसके क्वेश्चन करके जाने, मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन आप पढ़ के जाना, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी इसके एग्जांपल अच्छे से दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। तो कॉम्बिनेशन अच्छे से समझना, समझ में तो आ गया कि क्या करना है, सबकी डायरेक्शन देखनी है, जिनकी डायरेक्शन सेम जाएगी उनको आपको ऐड कर देना, जिसकी डायरेक्शन डिफरेंट जाएगी उसको घटा देना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये ऐसे करके अगर ये वायर खड़ा हुआ है, ऐसे वायर देखो, एक कंडीशन और देखो, अगर वायर ऐसे करके खड़ा हुआ है, ठीक ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे करके खड़ा हुआ है, मानो इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, ये ओ है हमारा, इस तरह से वायर खड़ा हुआ है। अब देखो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जहां पे आप डिफाइन करने वाले हैं वो बिल्कुल इसके नीचे आ रहे हैं बेस पे, तो कौन सी कंडीशन लगेगी वहां पे, ये वाली, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो कहाँ पे आ रहा है, ये जीरो यहाँ पे तो आ रहा है ना, कैसे खड़ा हुआ तो जीरो इसके बिल्कुल आधार पे आ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला भी बताया आपको। तो कॉन्सेप्ट शायद आपके क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, मैं फास्टली रिवाइज कर लेता हूँ दोनों को, ध्यान रखना। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के होते हैं, तो पूछ लेते हैं, सिंपल आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हाँ मुझे एक क्वेश्चन और बताना है जो पूछ लेता है वो, जिससे मानो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, एक तार है जिसमें धारा बह रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्लो हो रही है। अब क्या है, ये तार क्या है, इस तरह से हवा में टंगा हुआ है, क्या है, वायर हवा में टंगा हुआ है, टंगा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या है, चुंबक क्षेत्र भी है, क्या है, चुंबक क्षेत्र, इसका मीन्स क्या है, जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था ना, पानी की बूंद टंग जाती है, इस तरह से टंग जाती है ना, तो मैंने वहां पे भी बताया था आपको, 12th में पढ़ाया था, अच्छे से याद करो। तो मैं पानी की बूंद टंग जाती, तो मैं बोलता कि यहाँ पे जो चुंबक क्षेत्र ने बल लगाया है वो ऊपर की डायरेक्शन में, इसका वेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन, वेट तो नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो दोनों बराबर है इसलिए टंगी हुई है। बात समझ आ रही है ना, वो दोनों क्या है, बराबर, इसलिए क्या है, वो टंगी हुई है। इसी तरह से देखो यहाँ पे ये हमारा एक तार है जिसकी एल लेंथ है, इस तरह का क्वेश्चन भी वो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बता रही हूँ मैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछेगा हर एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चुंबक क्षेत्र, लेकिन ये वायर टंगा हुआ है, क्या है, टंगा हुआ है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि इस पे जो फोर्स लगा है वो ऊपर की ओर लगा है, फोर्स कहाँ पे लगा है,
ऊपर की ओर लगाओ, इसका वेट क्या है, नीचे की ओर है। देखो यहाँ पे वेट का क्या होगा, इसका नीचे की ओर होगा। इस पे जो फोर्स लगा है वो कहाँ लगा है, ऊपर की ओर लगा है, ऊपर की ओर लगा है। और फोर्स आपको पता है कितना लगा होगा, आई एल वी, क्योंकि 90 एंगल पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन अच्छा होता है तो आप क्या करेंगे, ओनली इसे कर देंगे इस तरह से सॉल्व। वी और एफ आपको पता है किसके बराबर होता है, mg, क्योंकि दोनों बराबर है। तो आपको पता है एफ जब mg के बराबर है तो एफ के बराबर mg रख सकता हूँ, या mg के बराबर एफ रख सकता हूँ, रख सकता हूँ ना, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या रख देंगे, mg। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने किसमें सीखा था, वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में सीखा था। कोई नहीं, सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ आ गए, ठीक है ना। अब दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, एक तो समांतर तारों वाला बचा हुआ है और हमारा एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है, दोनों को कराता हूँ जल्दी से। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमारा जो वायर वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है उस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो ये मैंने बताया था कॉम्बिनेशन, तारों का कॉम्बिनेशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन आते हैं, सीधी बातें करनी है आपको। और एक मैंने बताया था इस तरह से वायर तो जो टंग जाती है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ वायर्स वाला, दो वायर होती है, वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने देखा है कि समांतर तार होती है, समांतर का मीन्स इनके बीच एंगल जीरो होता है, बिल्कुल पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं ना एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आई धारा होगी इसमें और एक इसमें आई टू है, मान लो आई वन एंड आई टू, राइट। तो होता क्या है कि ये इस तार पे इस पे कुछ बल लगाता है, ये तार पे क्या करता है, बल लगाता है, उतना ही बल ये इस तार पे लगाता है। बात समझ आ रही है, जितना ये इस पे लगाता है उतना ही ये इस पे लगाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ तो समझ आ गई ना आपको। अब क्या होगा, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इस पे क्या बल डिफाइन करते हैं, ये तो डिफाइन करते हैं ना बल। तो आपको पता है कि ये तो सिंपल सी बात है, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला अपना, म्यू अपॉन 2 पाई आई वन आई टू अपॉन आर इंटू एल, ये होता है। बात समझ आ रही है ना, क्या होता है, इतना बल होता है, इतना बल होता है, तो पता है आपको, इतना बल लगाते हैं। ये किस पे, एल लंबाई पे। मतलब ये हुआ कि इस वायर ने इस वायर पे जो बल लगाया है वो इतना लगाया है। ध्यान रखना, दोनों बराबर लगाएंगे एक दूसरे पे, क्योंकि वहां पे यही तो मिस्टेक होती है, छोटी सी बात घुमा देता है, फिर तुम सोचते ये क्या। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जितना, जैसे आवेश पढ़ा था हमने, एक आवेश, जैसे हमने ये पढ़ा था, याद करो, Q1 एंड Q2 पढ़ा था ना। तो मैंने बताया था वहां पे भी कि जितना बल ये इस पे लगाएगा इतना ही बल ये इस पे लगाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, बस। इसमें भी क्या होगा, ये भी दोनों एक दूसरे पे सेम बल लगाएंगे, फॉर्मूला ये है। अब उसने पूछा ये तो एल लेंथ पे, एकांक लंबाई पे, तो आपको पता है यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो एकांक का मीन्स होता है, एकांक लंबाई का मीन्स होता है एल का मान 1 मीटर ले लो आप, सिंपल सी बात है। एकांक लंबाई पे हो गया, एकांक लंबाई पे हो गया ना। एकांक क्या होता है, एक अंक, एकांक कहते हैं एक को, द्विक कहते हैं दो को। एकांक का मीन्स यहाँ पे आपको लेंथ 1 ले लेनी है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, जो कर मतलब वैसे प्रॉब्लम नहीं होती, एग्जाम में जाके जो प्रॉब्लम होती है वो कॉम्बिनेशन दे देता है। क्या दे देता है, तारों का कॉम्बिनेशन। नहीं बात समझ आई, तारों का कॉम्बिनेशन देगा। जैसे मान लो, ये तो बात समझ आ गई ना, पहले सिंपल वाली बात पता होनी चाहिए। इसको मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। तो ये तो था हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला, एक एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके इसे देख लें कि आकर्षण एंड प्रतिकर्षण। इसमें ये दे रखा है कि आकर्षण बल कब लगता है, प्रतिकर्षण कब लगता है, उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझना है, ठीक है। अब अगर देखें हम क्या, इसकी दिशा, तो सीधी बात है, दिशा पे ध्यान रखना कि अगर दिशा क्या है, सेम है, दिशा है क्या है, सेम है, तो आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षण। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऊपर है नीचे मकसद नहीं है, मतलब है कि दोनों एक डायरेक्शन में धारा है, क्या विपरीत डायरेक्शन में धारा है। अगर एक डायरेक्शन में धारा है तो दोनों तार क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। और जब आकर्षण करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, तो सोचो ऐसे करके खिंच जाएंगे ना एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अच्छा है, ध्यान रखना कि सेम डायरेक्शन होगी तो आकर्षण होगा, विपरीत डायरेक्शन होगी तो प्रतिकर्षण होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या होगा, इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पता क्या करता है एग्जाम में, ये करता है कि इसी को मॉडिफाई कर करके क्वेश्चन पूछता है। वो मॉडिफाई मतलब लेवल बढ़ा देता है, मीन्स सोचने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। जैसे मान लो ये तार आपने पढ़े, आप फोर्स निकाल देंगे जनरली। अगर उसने यही पूछ लिया कि एक तार दूसरे को बैलेंस करता है तो बताइए उसका वेट कितना होगा, तो आप घूम जाएंगे। वेट, वेट क्या है, यहाँ पे देखो, हम जानते हैं एफ क्या है,
बल है, बल है, ठीक है, और F बराबर mg होता है। आप क्लियर बता, आपको पता है ना। अगर उसने तारों को इस तरह से टांग दिया, तारों को क्या किया, इस तरह से टांग दिया, और आपको पता है अगर दोनों की धारा क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो ये वाला तार क्या करेगा, उसे ऊपर ढकेलेगा, और ऊपर ढकेलेगा तो टंग भी सकता है। कब टंग सकता है, जब इसका द्रव्यमान और क्या होना चाहिए, बल। इसका मीन्स ये होगा, इस तार, ये जो तार लगाएगा इससे ऊपर की ओर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण होता है ना। अब इसे आपको पता है इसका वेट नीचे की ओर जाएगा, ऊपर वाले तार का क्या होगा, जो भार होगा वो नीचे की ओर जाएगा। सेम कंडीशन जो अभी पीछे बताई थी, ये कंडीशन बनेगी ना, बनेगी ना, बनेगी। तो देखो क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये टंगा हुआ है, टंगा हुआ है, हमने किसी से बांधा नहीं है, खुद ही टंगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला जो तार है इसने ऐसा इतना बल लगाया है कि ये टांग दिया, क्यों, क्योंकि इसके भार के बराबर हो गया। तो ये कंडीशन क्या आएगी, तो सीधी सी बात है, ये क्या कर देंगे, एफ की जगह ये कर देंगे, एम जी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, म्यू नॉट, लगा लेना इसको, मुझे लगाने की याद नहीं रहता, पाई एंड I1 I2 L अपॉन क्या है, आर, और इनकी डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। तो देखो हो गया ना मॉडिफाई क्वेश्चन, बस क्या कर दिया उसने, घुमा दिया, लेकिन बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अब देखो क्या होगा, बाई चांस अगर विपरीत डायरेक्शन में तो क्या करेगा प्रतिकर्षण, तो क्या टंगेगा। देखो वो क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि बताइए समांतर तारों में इस तरह से धारा ऐसे बह रही है, विपरीत डायरेक्शन में बह रही है, तो बताइए कि कितना बल लगाए कि वो टंग जाए, पागल बनाने के लिए तुम्हें। तो अगर समझदार बच्चा होगा सॉल्व भी नहीं करेगा, उसे पता है क्या, कि अगर विपरीत डायरेक्शन में तो क्या होगा, आकर्षण होगा, क्या होगा यहाँ पे, आकर्षण, सॉरी हाँ, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है ना, तो आकर्षण होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, विपरीत डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, विपरीत डायरेक्शन, क्योंकि मैंने बोला कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, आकर्षण। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, सेम डायरेक्शन में तो आकर्षण होगा, अगर आकर्षण होगा यहाँ पे तो क्या होगा, तो एक दूसरे की ओर आएंगे ये पास, तो इसलिए धारा क्या होनी चाहिए, विपरीत डायरेक्शन में होनी चाहिए। ध्यान रखना कि ये आकर्षण प्रतिकर्षण इसीलिए तो बता रहे हो, अगर यहाँ पे क्या होगा, दोनों में धारा सेम होगी, तो क्या ये टंग सकता है, नहीं ना, ये तो खींचेगा अपनी ओर, नहीं टंगेगा। लेकिन अगर विपरीत डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो ये इसे ऊपर ढकेलेगा। ध्यान रखना, तो टंग कौन सी कंडीशन में टंग सकता है, जब धाराएं विपरीत दिशा में हो। क्या समान दिशा में क्या करेगा, कि टांग सकता है, नहीं ना। तो क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया उसने, मान लिया, तो उसने बोल दिया, लेकिन उसने छोटी सी बात बोल दी आपको कि धारा की दिशा समान है, तो बताइए, तो आप खुद समझ जाएंगे कि धारा की दिशा समान है, तो ये प्रतिकर्षण करेगा नहीं, ये तो सीधे खींचेगा, और तो यहाँ पे चांसेस नहीं होंगे कि ये तार को टांग सके। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है इससे, कि इस तरह से पूछता है, जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने 3 वायर बना दिए, कितने वायर बना दिए, 3 वायर, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, 3 वायर बना दिए। अब पूछा उसने, बताइए, अब अगर अब पूछा उसने बताइए, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते। एक कंडीशन उसने ये बना दी थी, ऐसा भी पूछा है क्वेश्चन इस तरह से। आपको बताइए पैरेलल इस तरह से होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पे, बात समझ आ गई। इसे क्रॉस वाले को कैंसिल कर दिया करो। आपने पढ़ा था ना, तो आपने पढ़ा था कि इस तरह से कोई कुंडली थी और हम निकाल लेते, कुछ याद करो, निकाल लेते ना, तो हमने क्या किया था, ऊपर नीचे वाले को कुछ कैंसिल आउट कर दिया था और ऐसे निकाला था ना। तो ध्यान रखना, और सिंपल से याद रखना, ऊपर नीचे वालों से यहाँ पे अगर देगा भी वो, तो कोई भी मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई, इस पे बल पूछा है, तो पागल हो आप, इसके बीच बल निकाल लो। जैसे आपको पता है 2-2 तारों के बीच तो बल निकाल सकते हो ना आप, तो फाइनली बता दोगे, फाइनली बता दोगे ना। आपको ये भी पता है, देखो ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, आपको पता है आकर्षण होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण का मीन्स इसकी दिशा इस साइड और इसकी दिशा इस साइड, ऐसी तो होता है आकर्षण, दोनों की दिशा। अगर ऐसे होगा प्रतिकर्षण, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो मॉडिफाई क्वेश्चन कैसे करता है वो। यहाँ पे 2 तारों का सिखाया आपको, कितने तारों का सिखाया, 2 तारों का, 2 वायर का, 2 चालक का। यहाँ पे कितने कर दिए, 3 कर दिए, लेकिन आप इन दोनों को तो निकाल सकते हो ना 2-2 करके। तो इस कहने का मीन्स मेरा ये है, यहाँ पे 2-2 करके निकालना है आपको। क्या करना है, 2-2 करके निकालना है, क्योंकि 2-2 करके कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो 2-2 का निकाल लोगे, फिर फाइनली निकाल दोगे डायरेक्शन देख के, छुट्टी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या है, इंपॉर्टेंट। किसी भी 2 का निकाल लो, पहले हमने मान लिया इन 2 का निकाल दिया, फिर इन 2 का निकाल दिया, क्योंकि हमें किसके, जैसे मान लो उसने इस वाले इस तार पे पूछा है,
कि इस तार पे बताइए फाइनल बल कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे, आप इन दोनों के बीच निकाल देंगे, फिर इन दोनों के बीच निकाल देंगे, डायरेक्शन देख के, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जोड़ देंगे, विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो हटा देंगे। सिंपल सिंपल, समझ आ गया ना। ऐसे यहाँ पे तो ये इसी का तो कन्वर्टेशन है, यहाँ पे भी क्या है आपको पता है, इससे तो मतलब है नहीं ऊपर नीचे से, तो इसे खत्म कर दो, लो ऐसे कर दिया खत्म। ये कंडीशन बन गई। जैसे उसने बीच वाले किसी पे भी पूछे, आपको तो पता है दो दो के बीच निकाल दोगे, उसने पूछ लिया कि बताइए इस पे बल कितना होगा टोटल, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों, एक बार इन दोनों के बीच बल निकाल देंगे, एक बार इन दोनों के बीच निकाल देंगे, फिर डायरेक्शन देख लेंगे, डायरेक्शन सेम जाएगी तो ऐड कर देंगे, डिफरेंट जाएगी तो लेस कर देंगे। सिंपल। तो इन वायर से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद समझ में आ गया होगा। सिंपल पूछेगा तो आप बता ही देंगे, सीधी बात। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बचा हमारा लास्ट, फिर उसके बाद हम चैप्टर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, अब करना है हमें परिनालिका का लास्ट कॉन्सेप्ट। जितने भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब मैंने बता दिए, टाइप भी बता दिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके जानी है और कहीं भागने की जरूरत भी नहीं है। एनसीईआरटी में सब टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सॉल्व करना, बात करते हैं। ठीक है, और क्या है, अगर प्रैक्टिस बुक है तो और अच्छी बात है, वरना इससे भी काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब पढ़ने वाले परिनालिका। क्या, परिनालिका। परिनालिका क्या होती है, सीधी सी बात है, इस तरह से एक हमारी, आपने देखी है ना नली, देखो नालिका में क्या आ गया, नली। तो नली आप जानते कैसी होती है, नली लेंथ ज्यादा ब्रेथ कम, नली होती है नली। ठीक है, यहां पे होता क्या है कि यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर क्या क्या वी तो कर रहे हैं पूरे चैप्टर में। इस तरह से इस पे कुछ फेरे हैं, वो फेरे कितने भी हो सकते हैं, सीधी सी बात है, फेरे कितने भी हो सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे इस तरह से फेरे बने हुए हैं इस पे, अब क्या होगा, यहाँ पे हम बी जो डिफाइन करते हैं, अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, एक तो हमारा ये मिडिल पॉइंट से यहाँ पे हम एक तो ये एंगल लेते हैं, इसे बोलते हैं θ1। ठीक है, अब θ1 हो गया। इसी तरह से यहां से देखो क्या होता है, यहां से ये लेते हैं हम, इसको क्या करना है हमें, एक हमारा ये सिरा है, इसको भी यहां से कर देते हैं। ठीक है, और इसका भी एंगल क्या लेते हैं हम, यहीं से लेते हैं कितना, इसको बोलते हैं θ2। बात समझ आ रही है, θ1 एंड θ2। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है इसका, बात समझ आ गई ना। इस सिरे से हमने क्या लिया, इस सिरे से एक लेंथ ली हमने, एक रेखा खींची, और वो क्या बनाती है, यहां से θ1 बनाती है। ठीक है ना। अब यहां से क्या हुआ, एक हमने इस सिरे पे लेंथ ली, ये इससे क्या बनाती है, यहां से θ2 बनाती है। इसका फाइनली फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू म्यू एन आई बाई 2 कोस θ1 माइनस के कोस θ2। बात समझ आ रही है, तो ये आता है हमारा इसका फॉर्मूला, राइट। तो क्या होगा, यहां पे समझो आप कि यहां पे n क्या है, देखो n, ये इसमें फेरों की संख्या क्या है, n है। ठीक है ना, फेरों की संख्या n है, उसकी लेंथ माना हमने l है, लेंथ, क्योंकि लेंथ तो होगी इसकी, तो लेंथ l है। तो हम n क्या होता है, ये होता है फेरा घनत्व, जैसे आप निकालते हैं ना द्रव्यमान घनत्व, आवेश घनत्व, तो ये क्या है, फेरों का घनत्व। तो क्या करेंगे आप, सीधी सी बात है, आप फेरा घनत्व जो लेते हैं, आप जो फेरा घनत्व लेते हैं वो लेते हैं आप क्या, यहाँ पे n से, स्मॉल n से दिखाते हैं उसे, वो लेते हैं फेरों की संख्या डिवाइड बाई लेंथ। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका ये जनरली फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो, एक अगर इसकी साइड होगी, क्या लेंगे, अगर परिनालिका का व्यास ज्यादा ही कम है, क्या है, ज्यादा ही कम है, अब ज्यादा ही कम होगा तो θ1 क्या हो जाएगा, सोचो दिमाग से, जीरो ही हो जाएगा, ज्यादा कम होगा तो सीधी सी बात है बिल्कुल लेंथ ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और θ2 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सोचो दिमाग से, 180 हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना कि अगर परिनालिका, क्योंकि कंडीशन, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, कंडीशन आपको पता है, कंडीशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी लेंथ ज्यादा हो, ब्रेथ बहुत कम हो, लेंथ ज्यादा ब्रेथ कम होता ही ऐसा है, तो क्या करेंगे आप, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर लेंथ ज्यादा है तो सीधी सी बात है, आपका θ1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और θ2 कितना हो जाएगा, 180। क्योंकि सोचो अपने माइंड से, बिल्कुल फैल जाएगी ना ऐसे, तो क्या होगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है 180 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, म्यू एन आई वाई कितना 2, कोस कितना है यहाँ पे कोस 0, माइनस के यहाँ पे कितना है कोस 180। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया, ये तो आएगा क्या सेम, म्यू एन आई बाई 2, और कोस 0 का मान कितना होता है 1,
और इसका होता है 180 का -1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा -1, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फाइनली अगर देखें म्यू एन आई बाई 2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे v इज इक्वल टू म्यू एन आई। तो किसके लिए है ये, किसके लिए है, अगर परिनालिका की लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। अगर हमने क्या किया, ऐसा हो जाए कि ये हम ये तो बीच में निकाल लें हम इसके, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है किसी एक साइड में निकालें, सोचो एक साइड में निकाल सकते हैं। अगर एक साइड में आया तो देखो थीटा 1 कितना हो जाएगा 90 और थीटा 2 कितना हो जाएगा 180। ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो क्या होगा, तो इसका मीन्स अगर कोने पे निकालना हमें परिनालिका के, तो क्या होगा थीटा 1 कितना हो जाएगा, आपको बताइए, यहाँ पे निकालोगे तो ऐसे लेंथ खड़ी नहीं हो जाएगी, तो 90 नहीं बन जाएगा, वो कितना हो जाएगा 180। तो कितना हो जाएगा थीटा 1 90 और ये कितना हो जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू 180। जब 180 लगाएंगे तो आप क्या आएगा, v आएगा म्यू एन आई बाई 2 एंड कोस कितना होगा, कोस थीटा 1 की वैल्यू 90 और यहाँ पे क्या होगा कोस 2 की वैल्यू कितना होगा 180। ठीक है, अब आपको पता है इसका मान कितना होता है। अब यहाँ पे क्या है म्यू एन आई बाई 2 हो गया। अब तुम्हें पता है इसकी वैल्यू तो 0 होती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी -1 होती है, तो -1 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा 0 + 1 = 1, तो 1 होगा। तो इसके लिए क्या आएगा म्यू एन आई बाई 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो बात एक ही है। तो सीधी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट कुछ परिनालिका के थे। तो इतने कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, टोटल हमारे जितने भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और जो पूछे जाते हैं वो मैंने सब बता दी, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंपोर्टेंट टॉपिक किसी चैप्टर में जो होते हैं उनसे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है, हमारा चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। और क्या करना है, जितने टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताएं आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है।